गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। एनर्जी के साथ करते हैं दिन का आगाज। सबीन, व्हाट्स योर मॉर्निंग थॉट टुडे? ये एकदम वाला अटैक वाला क्वेश्चन था। आप भी बदला ले सकती हैं। आज मैं आपसे सवाल करती हूँ। Okay. ठीक हो गया? रोज मुझसे एक ना एक सवाल शुएब कर रहे होते, तो आज मैं नहीं जवाब दूंगी। आज मैं आपसे सवाल करूंगी। ओके। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा इरिटेट करती है? वैसे तो तंगी बहुत होती है, सी आप चीजें चिढ़ हैं। जाते हैं उस चीज से। ओके, अब मुझे बहुत सी चीजें इरिटेट करती है। एक, मुझे अगर कोई शख्स पंक्चुअल ना हो तो वो इरिटेट करता है। ओके। ऑलराइट। अगर कोई बेसिक कम्युनिकेशन ना कर पा रहा तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होता हूँ कि एक नॉर्मल सी बात है, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होता हूँ। ओके। कॉमन सेंस किसी में ना हो तो भी मैं इरिटेट हो जाता हूँ। लेकिन समटाइम्स स्पेशली जब आप किसी रैंडमली बंदे से कोई बात कर रहे हो, बल्कि मुझे एक वाक़या याद है, मैंने आपको सुनाता भी। चंद रोज़ पहले हुआ ये कि आई वाज गोइंग समवेयर और एक रैंडमली शख्स ने मुझे इशारा किया, तो मैंने कहा चलो यहाँ लिफ्ट दे देते हैं इनको, बिकॉज मौसम भी ऐसा था। सो उन्होंने मुझसे पूछा कि जैसे नॉर्मली सवाल होता है ना, फ़र्ज समझ जाता है कि रास्ते में सवाल जवाब करेंगे, शादी का सवाल तो पहले किया होगा। जी। हाँ, फिर अच्छा, क्वेश्चन वाज कि आप मैरिड हैं? मैंने कहा जी मैं मैरिड हूँ। उन्होंने कहा आपके कितने बच्चे हैं? मैंने कहा मेरे 2 बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा माशाल्लाह 2 बेटे हैं? मैंने कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह 1 बेटा है और 1 बेटी है। उन्होंने कहा अच्छा चल अल्लाह खैर करेगा। मेरा मीटर आउट हो गया सीरियसली। लिटरली। मैंने कहा आई मीन व्हाट इज दिस, ये क्या? एक तो आई मीन व्हाट आर दीस क्वेश्चंस। और उसके बाद मतलब माशाल्लाह 2 बेटे, और अगर मैं कहूँ कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह 1 बेटा 1 बेटी है, अच्छा अल्लाह खैर करेगा। आई मीन व्हाट इज दिस? बेटी के वजह से अल्लाह खैर करे। अच्छा ये देखे ना, माइंडसेट जिसकी मैं बात कर रही होती है ना, जिसको बदलना कितना इंपॉर्टेंट है। और ये आपके जहन की गंदगी है। मैं सॉरी टू यूज दिस वर्ड, प्लीज यूज दिस वर्ड, बट मैं वाकई में अपोलोजेटिक नहीं हूँ ये लफ्ज़ कहते हुए कि ये जो कन्नास भरा हुआ है ना आपके दिमागों में, ये जो गंदगी भरी हुई है ना, इसको साफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑनेस्टली अब तो हम आज के दौर में अगर बात कर रहे हैं, और आज के दौर में भी हम ये चीज़ सोच रहे हैं कि अच्छा जी बेटी होना कोई इतनी फ़ख्र की बात नहीं है, खुशी की बात नहीं है, और किसी का बेटा है तो बड़े फ़ख्र की बात है, बड़ी खुशी की बात है। हम हमेशा इक्वालिटी की बात करते हैं, स्पेशली बेटियों की जब बात की जाती है तो बेटियां तो वैसी रहमत होती हैं। और ये ऐसे लोग, मुझे समझ नहीं आती कि ये लाते कहाँ से हैं ऐसा माइंडसेट। मुझे समझ नहीं आती इनके अंदर करेज कैसे आती है, इतना हौसला आपके अंदर कैसे होता है कि आप ऐसे सवालात किसी से कर रहे हो, स्पेशली पहली मीटिंग में पर्सनल क्वेश्चन एंड देन इस तरह के थॉट। इसको खत्म होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको खत्म किया जाए इस चीज़ को। और ये सभी सिर्फ रैंडम लोगों की बात नहीं है, समटाइम्स आपके आसपास नोन लोग, आपकी फैमिली क्लोज पर्सन, यस, वो कह देते हैं मतलब बेटी हुई तो ऑनेस्ट में ये सब होता है। ऐसे ही होता है ना कि बेटा पैदा हुआ तो ये बात आती है जी खुशी से, मिठाइयाँ जी, बेटा पैदा बेटी पैदा, तो बस हाँ बेटी हुई है अल्लाह खैर करेगा। ये जुमला सिर्फ आपको इधर सुनने को नहीं मिला, ये किसी भी माँ को, किसी भी कपल को ये सुनने को मिल जाता है। एंड ऑब्वियसली दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट जिस पे बात करना जरूरी है। इसीलिए आज हमने बात की कि प्लीज इस माइंडसेट को चेंज करना। अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स है जो ऐसी बात करता है, उसे बिठा के समझाएं कि वेक अप ब्रो, वेक अप, डोंट डू दैट। ये बड़ा जरूरी है। इसी तरह से बच्चियों के तालीम के पर्सपेक्टिव से विषय बात की जाए तो यही बच्चियां हैं जो आगे बढ़ती हैं और नाम रोशन कर। और तालीम के आलमी दिन है, क्योंकि आज तालीम का आलमी दिन मनाया जा रहा है, 24 तारीख है आज। तो आज इसके दिन की मुनासबत से हमने सोचा कि हम ये अपनी तरफ से एक मैसेज भी दें, प्लस आज के दिन हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी आपके लिए लेकर इसमें हम तालीम पर बिलखुसूस बात करेंगे। तो रहिए हमारे साथ, यह राइजिंग पाकिस्तान। It's airborne, this should be taken, it's going to be comfortable, it is! The second wicket goes down. England 2 for 80. Appeal caught behind, they've got the big wicket, Root has been dismissed. Set himself nicely, 46 off 56, but he's got it to park. सच से बड़ी ताकत कोई नहीं, मगर यह हकीकत सामने लाएगा कौन? हर हेडलाइन के पीछे होती है एक अनकही कहानी। तहकीक और तस्दीक के बगैर ये कहानी अनसुनी रह जाती है। हर खबर की सच्चाई जानने के लिए
फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा की वबा से बचने के लिए। बाखबर रहें, बाअसर रहें। न्यूज लाइन विद डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान, ओनली ऑन PTV न्यूज। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जब हम तालीम की बात कर रहे होते हैं तो हम आज के दिन की मुनासिबत से इस चीज़ पर भी हमारे लिए फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करना, एक डिस्कशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारी बच्चियों की तालीम कितनी ज़रूरी है। हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की अगर बात कर रहे होते हैं तो हम एक नंबर ओवरऑल दे रहे होते हैं, बट अगर हम उसके भी डिवीजन में चले जाएँ तो उसमें बच्चियों की तादाद जो है वो बच्चों से ज़्यादा है, क्योंकि आज भी एक माइंड सेट है कि बच्ची है, शादी हो जानी है, क्या करना है इसने पढ़ के, कौन सा इसने घर संभाल लेना है, कौन सा इसने कमा के खिला देना है। ये एक माइंडसेट जो है ना, ये हमारा चेंज होते हुए ज़ाहिर है अब टाइम लगेगा, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें बदल भी रही हैं, बदल चुकी भी हैं। और हम ये भी देख रहे होते हैं कि हमारी बच्चियाँ तालीम के मैदान में बहुत आगे भी जा रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम शायद इन बच्चियों के सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी लड़कियाँ चाहती क्या हैं, आखिर उनके क्या ख्यालात हैं, उनकी क्या तालीम के हवाले से ज़रूरियात हैं, जिनको केटर करना है, जिनको हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना प्रेशर वो फेस कर रही हैं, इस पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रेशर घर से भी हो सकता है, वो प्रेशर स्कूल में भी हो सकता है। जो सभी आपने बात की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को सुनना भी चाहिए। हम अक्सर ये देखते हैं ना कि बस अच्छा तुम ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। हम ऐसे गाइडेंस के नाम पे, डायरेक्शन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ये कर लिया जाए। लड़कियों की ये फील्ड है, लड़कों की वो फील्ड है, बिल्कुल। लड़कियों ये लड़कों की फील्ड है, तुम कहाँ से चूज करने लगी हो, ये तो है ही मतलब लड़कियों की। आप उसकी सोच पे एक पाबंदी लगा रहे हैं, उसके आगे बढ़ने में एक रुकावट डाल रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। तो आज का जो हमारा सेगमेंट है बिलखुसूस इस पर फोकस करेगा कि स्टूडेंट्स, स्पेशली जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो क्या राय रखती हैं मौजूदा दौर में तालीम के निज़ाम से, अपने स्कूल से, अपने तालीमी इदारे से, अपने उस्ताद से। कोई शिकायत, कोई शिकवा भी है, ये हम इसलिए भी सुनना चाहते हैं कि बच्चे फिर ये कहें कि हमें सुना गया। प्लस अगर हम सुनेंगे तो हम उस मसले को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके हल की तरफ जा सकते हैं। सुपर टैलेंटेड स्टूडेंट जिनसे हमेशा बात करके हम सब बड़ा सीखते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं, आयत रौन हमें ज्वाइन करें। आयत, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आयत, स्कूल से सेटिस्फाई हैं, टीचर से सेटिस्फाई हैं, जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है सेटिस्फाइड हैं, या आप थोड़ा सोचती हैं कि नहीं कुछ और होना चाहिए? देखिए, अगर वैसे पढ़ाई में तो लड़कियों को हमेशा पीछे रखा गया है कि लड़कियां ऐसे पढ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ लड़के आगे जाएंगे। मगर वैसे आजकल अगर देखा जाए तो लड़कियां हर फील्ड में लड़कों से आगे हैं। कोई मुकाबला नहीं हो रहा है इन लोगों में कि ये बहुत प्यारा जुमला था, कोई मुकाबला नहीं है, मिलकर आगे चलना है। हाँ जी, पढ़ाई ज़रूरी है बेसिकली, मगर हम लोगों के मतलब पाकिस्तान में इस तरह मुकाबला लगना शुरू हो गया कि लड़का ज़्यादा पढ़ रहा है या लड़की ज़्यादा पढ़ रही है, और वैसे भी लड़कियों को मौका नहीं दिया जाता है पढ़ने का। और ज़रूरियात की अगर बात की जाए तो वो भी लड़कों को ज़्यादा दी जा रही है, और लड़कियों को अगर और स्कूल में देखा जाए तो अच्छी टीचर्स और अच्छे स्कूल होना बहुत ज़रूरी होता है एजुकेशन के लिए। क्योंकि अगर आप लोगों को स्कूल अच्छा मिल रहा है, हर चीज़ अच्छी मिल रही है, मगर अगर आपके जो टीचर्स हैं वो आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही हैं, अच्छा आपको चीज़ें सिखा नहीं रही हैं, सीधा रास्ता नहीं दिखा रही हैं, तो फिर आपकी पढ़ाई पे बहुत हर्ज पड़ता है। और अगर स्कूल की बात की जाए तो फिर आपके लिए फ्रेंड्स वगैरह भी बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि आप उनसे बातें शेयर कर सकें, और टीचर्स का अच्छा होना और पूरे स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा होना। एक अच्छा टीचर क्या होता है आपकी नज़र में? अच्छा टीचर ये होता है जो थोड़ा सा कम डांटे, और डांटने की तो बात है ही, क्योंकि अगर जो ज़्यादा डांटता है हम उसे कह देते हैं कि ये बिल्कुल अच्छा टीचर नहीं है। मगर असल फोकस हमें पढ़ाई पे करना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल वैसे मैंने स्कूल्स में सुना है कि ना, हाँ ये टीचर बहुत डांटती मगर पढ़ाती बहुत अच्छा है ना। तो ये इस तरह की अगर बातें हम लोग करेंगे ना आगे जाकर, तो यही हमारी एजुकेशन में बहुत फ़र्क डालेंगी, हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका देंगी, और हम लोग कुछ सीख पाएंगे इसी तरह आगे चलकर। जी, और प्लेटो द ग्रीक फिलोसोफर, उन्होंने एक कोट कहा था कि इफ़ यू एजुकेट ए फादर यू एजुकेट ए पर्सन, ए मैन,
बट इफ़ यू एजुकेट ए मदर, यू एजुकेट द होल फैमिली, द That's होल true. जनरेशन, generation, ठीक है, yes. क्योंकि जो मदर हैं, जो लड़कियां हैं, वो ज़्यादा जल्दी चीज़ों को अडाप्ट कर लेती हैं और हर फील्ड में आजकल आगे हैं। बेशक वो आप स्पोर्ट्स ले लें, बेशक वो एजुकेशन ले लें, बेशक वो प्रोफेशनल फील्ड ले लें, हर फील्ड में लड़कियां आगे हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ लड़कियों की तालीम पे फोकस किया जाए, लड़कों की भी किया जाए, मगर लड़कियों को हम लोग देते नहीं है मौका आगे तो हम बढ़ने का। इक्वालिटी की Equal बात कर रहे हैं। opportunities. हम पढ़ाई या हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, तो हम पढ़ाई में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दें बिल्कुल। बच्चियों को भी। और उसके बाद देखिए, कोई वही वाली बात है, आयत वाली बात कि कोई कंपटीशन नहीं है, जस्ट इक्वालिटी है कि आप दोनों को इक्वली ट्रीट करें। वही रिसोर्सेज आप जो अपने बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, वही अपनी बच्ची को प्रोवाइड करें। उसी तरह से वही बुनियादी सहूलियात आप दोनों को एक साथ दें। उसके बाद उनकी अपनी मेहनत है, कौन कितना आगे जाता है, कौन नहीं अच्छा, जाता। आई थिंक सबीन, सहूलियात की जो आपने बात की, मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करूंगा। शायद सहूलियात ज़्यादा देनी चाहिए बच्चों को, मैं इस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। हम देखते हैं ना सबीन, गांव देहातों में स्पेशली जहाँ पे अगर स्कूल दूर है, ट्रांसपोर्ट बच्चा तो की। पहुंच जाएगा ना समहाउ, लेकिन बच्चियां ज़रा पहुंचना उनका मुश्किल है। इसलिए हमें ज़्यादा सपोर्ट करना है, सिस्टम को ज़्यादा सपोर्ट करना है उनको। तो इक्वालिटी अपनी जगह, लेकिन जहाँ पर समझते हुए उनकी ज़रूरियात को कि अच्छा नहीं, अब चूंकि ये बच्चियों के एजुकेशन की बात है, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप होना चाहिए, कम्यूट बेहतर होना चाहिए, उनको आप सपोर्ट करें, अलग कि वो स्कूल्स पहुंच बनने पाएं। चाहिए Yes, उनके लिए, गर्ल्स अलग अलग स्कूल्स, schools बनने एब्सोल्युटली चाहिए। अलग स्पेसेस बनने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये बाकी सबको सिखाना भी कि अच्छा, अगर कहीं पर अलग स्कूल नहीं है तो हमें समझना है कि अच्छा एक दूसरे के साथ कैसे चलना है, रिस्पेक्ट का एलिमेंट coexist कैसे करना है। बड़ी एब्सोल्युटली, important ये चीज़ जरूरी है कोएग्जिस्ट वाली बात। ये अच्छा, जरूरी थोड़ी है ना कि अलग अलग रहना है। अच्छा शुएब, ऐसे में बहुत अच्छी आपने बात की। अब देखिए, इसमें भी वो वाली चीज़ है कि आपने इस मामले में अपने बच्चे को ज्यादा एजुकेट करना है। अपनी बच्ची को तो आप एजुकेट कर रहे हैं, लड़कियां ऑलरेडी जैसे नहीं बाहर कर रहे ना निकल रही सबीन, हैं। उनको रोक रहे हैं, ये ना करो, वो ना करो, अच्छा तुम बाहर जाओगे तुम्हें कोई छेड़ेगा, ये नो, वाली बात, हाँ, हम तो रोक रहे हैं। एग्जैक्टली यही वाली बात। तो अगर हम अपने लड़कों को एजुकेट करेंगे कि आपने किसी की बच्ची को तंग नहीं करना, आपने किसी दूसरी लड़की को गलत नजर से नहीं देखना, No one should be आपने uncomfortable उसको because तंग of नहीं you. करना, आपने उसको अनकंफर्टेबल नहीं करना। तो हमारी इसी जो वजह से लड़कियां लड़कियां हैं, आगे बढ़ पाएंगी, आगे कुछ कर Exactly. पाएंगी, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर पाएंगी। हाँ। मैंने आजकल में मैं एक सर्वे देख रही थी, उसमें ये था कि 100% में से अगर लड़कियों के एजुकेशन को रेट किया जाए, हाँ। तो जो 30% है वो एजुकेटेड हैं, वो आगे जाकर कुछ बन गई हैं। बाकी जो 50% हैं वो नॉन एजुकेटेड हैं, और उसमें सबसे बड़ा हाथ गुर्बत का आता है। बंदों के पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी बच्चियों को एजुकेट करें, और अगर कहीं से आ भी जाते हैं ना, तो वो फिर ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि लड़कों बेटे को को दे देना। एजुकेट कर लें, और लड़कियों को घर में रखें, काम करें और ये करें। ये mindset जी, है जिसको change mindset करने ऐसे, की हाँ जी। ज़रूरत है। और जो लास्ट 20 है, उन लोगों का कल्चर ऐसा बना हुआ है, जैसे गांव वगैरह में आप लोगों ने कहा था कि गांव वगैरह में भी ऐसा ये माइंडसेट बना हुआ है कि लड़कियों को नहीं आगे जाने देना, बेशक जो मर्जी हो जाए। बेशक लड़की के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो आगे जाकर डॉक्टर बनना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है, जो भी करना चाहती है, उसके अंदर ये पोटेंशियल है, फिर भी हम उससे रोक रहे हैं कि नहीं, तुम ये नहीं कर And also सकती ये हो। जी। गांव देहात शहर, इसकी बात, ये मैं हमेशा ये हाँ, बात करती mentality हूँ, है। ये मेंटालिटी, और ये Absolutely. मेंटालिटी एक शहर में रहने वाले शख्स की भी हो बिल्कुल। सकती है, ये कहीं भी हो सकती है। मैंने एक अच्छी एग्जांपल्स भी हम अगर कोट कर रहे हैं साथ साथ, तो बड़ा ज़रूरी होता है कि मैंने ऐसे पसमानदा इलाकों में भी देखा है कि लड़कियों को उनके वालिद वो इतना सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो खुद लेकर जाते हैं, Yes. वो खुद छोड़ के जाते हैं। और माशाल्लाह अभी आप देखें शुएब, पाकिस्तान में हर फील्ड में अगर देखा जाए तो हम देख रहे होते हैं कि गांव देहात से, पसमानदा इलाकों Yes. से हमारी लड़कियां कहाँ कहाँ नाम बना रही हैं, स्पेशली Absolutely. स्पोर्ट्स के मैदान में स्पोर्ट्स अगर में, देखा हर जाए। domain क्रिकेट में, बैडमिंटन में लड़कियां आगे हैं। सना शुएब जो हैं वो भी पाकिस्तान की हैं, और उन्होंने कितना नाम रोशन किया हुआ है हमारे पाकिस्तान का। और मैं ये सोचती हूँ कि ये जो 20% हैं जिनका माइंडसेट ऐसे बना हुआ है, हम उन्हें चेंज कर सकते हैं अगर And हम we are doing it चाहें। actually, we're और trying. अगर उन्हें चेंज करना है ना, तो पहले वो 50% बच्चियों पे फोकस करना पड़ेगा, जो पॉवर्टी की वजह से, गुर्बत की वजह से ये नहीं पढ़ पा रही हैं। अगर उन लोगों को अच्छे स्कूल मिलेंगे, अच्छी सहूलियात मिलेंगी पढ़ने के लिए, ठीक है, उन्हें स्कूल बस मिलेंगी, उन्हें एक अलग गर्ल्स एजुकेशन सिस्टम मिलेगा, तो वो ज़्यादा पढ़ने जाएंगी। और उनकी वजह से थोड़ा सा, क्या पता, वो जो लोगों का माइंडसेट ऐसे कल्चर सा बना हुआ है, ठीक है, वो क्या पता चेंज हो जाए, क्योंकि आगे जाकर ऐसा करना पड़ेगा।
और आगे जाकर आई एम श्योर कि लड़कियां भी नहीं अब इस चीज़ को करेंगी कि अच्छा ठीक है चलो अगर पेरेंट्स कह रहे नहीं पढ़ना तो हम नहीं पढ़ते, पढ़ना पड़ेगा। और ये जो 50% है उनमें 10% ऐसे बच्चे हैं जो मैं ये मानती हूँ कि वो खुद नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि उन लोगों को भी अब वो लोग क्योंकि शुरू से नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है, तो अब वो बच्चियां भी कहेंगी कि हमने नहीं पढ़ना है, अब हमें क्या ज़रूरत है, हमने हाँ आगे जाकर जो भी करने कर लेंगे, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से वो लोग नहीं पढ़ पा रही हैं। चलिए कुछ बच्चे फॉर एग्जांपल किसी वजह से अगर नहीं पढ़ पा रहे, और ज़रा हर बच्चे का इंटेलेक्ट लेवल भी थोड़ा डिफरेंट होता है, बट एट द सेम टाइम अगर कोई बच्चा किसी वजह से भी नहीं पढ़ पाया, जो क्या इतने बात की एक परसेंटेज है जो कि नहीं पढ़ना चाहते, मैं उनको भी एड्रेस करता हूँ कि फाइन इट्स ओके, अगर नहीं पढ़ रहे तो फिर भी एक बेसिक एजुकेशन तो इंपॉर्टेंट है, बट स्किल सेट पे काम कर लेंगे वो, चूँकि मास्टर में तो आगे बढ़ना है, अपना रोल तो आपने प्ले करना है। तो ये सिर्फ ये सोच के ना पढ़ना ना करना नहीं, हम तो कुछ करेंगे नहीं, हमें कुछ करना नहीं है, ये इस माइंडसेट हमें चेंज करना है। यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू कंट्रीब्यूट अपनी सोसाइटी के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो चाहे फिर आप एक बेसिक तालीम के बाद स्किल सेट पे काम करके कर लें, या आप सिर्फ तालीम में आगे जाकर काम करें, तो ये कम्प्लीटली आप टू लिंक करना, बहरहाल कुछ ना कुछ है। आपने वो जो बात इससे पहले हो रही थी ना गाँव देहातों की, सबीना आपने बड़ा अच्छा कहा कि ये तो माइंडसेट है हर जगह पर है। आज भी हम ये देखते हैं ना कि एक जुमला सुनने को मिलता है, हमारे खानदान की लड़कियां जॉब नहीं करेंगी। मतलब व्हाट इज दिस? हमारे खानदान में कोई लड़की आज तक काम पर नहीं गई, हमारे खानदान की लड़की ने आज तक, आई मीन व्हाट, आपके खानदान के लड़कों ने क्या ये काम किए थे जो वो कर रहे हैं? आई एम सॉरी बट होता है ना। That's true. I thank you so much for joining us today. It was lovely talking to you. हमें लेनी है एक ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। सुलझा टूटा फूटा आवेग आवाज, आवेग आवाज, आवेग। इस तरह लोगों की सीमट के गट्टू की तरह। मेरी भाभी आप मेरी जायदाद भी अपने नाम लिख लें, दौलत भी लिख लें। बारिश में खड़ा होकर पी रहा था। आजा। ये किया लग गया। अब पुत्र ऐसे ही लगाना है, शाबाश तुम समझ गए। इस खुशी में खाना होगा आपके जाने के बाद। मेरा इलाज इधर ही कर दो। क्या हुआ जी आपको? बीपी लो रहेंगे। दादाजी क्या हुआ? बीपी लो रहेंगे। मेरा दादा, मेरा बेटा, मेरा पुत्र। इल्म एक लाजवाल दौलत जो खर्च करने से घटती नहीं बढ़ती है, और आपके इल्म में इजाफा करने के लिए पीटीवी नेटवर्क लेके आ रहा है एक मेगा क्विज शो अज़्म आलीशान, जो होगा नेशनल और इंटरनेशनल नॉलेज से भरपूर। एक ऐसा शो जो हर पाकिस्तानी के लिए लेके आएगा इल्म का खजाना। इसमें पूछे जाएंगे हमारे स्टूडेंट्स से प्यारे पाकिस्तान से रिलेटेड मालूमाती सवाल, जो होंगे जनरल नॉलेज, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट से भरपूर। अज़्म आलीशान देखना हरगिज मत भूलिएगा, सिर्फ पीटीवी होम पर। शाद रहे आबाद रहे मेरा पाकिस्तान, अज़्म आलीशान, अज़्म आलीशान। You go to Hassan Ali, we've seen the celebration. बैक
XG राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के हवाले से। हम घर के अंदर बच्चों को अक्सर रोक टोक कर रहे होते हैं, ये ना बोलो, ऐसे ना बोलो, वैसे ना बोलो, और अक्सर हम देख रहे होते हैं कि बच्चे घर के अंदर ही कम्युनिकेशन ख़त्म कर देते हैं ना। बड़े बड़े हेजिटेशन फील कर रहे होते हैं जब कोई रिलेटिव्स आ जाते हैं उनसे मिलने, कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं होता। ये इशू हम देख रहे होते हैं कि बच्चे फेस करना शुरू कर देते हैं। एट द सेम टाइम जब वो बच्चे घर से बाहर निकलते तो वो कॉन्फिडेंस और लैक करते हैं, क्योंकि जब आप घर के अंदर तो फिर भी आपको एक सेफ स्पेस होती है ना, एक माहौल आपको मिला होता है, तो आप एक अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, या जितनी आपके अंदर आपकी होती है कैपेसिटी कैपेबिलिटी आप उस लिहाज से बोल रहे होते हैं। घर से बाहर निकलते ज़्यादा एक प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर। उस प्रेशर को डील करते हुए क्या हमारे आज के जो नौजवान हैं, हमारे आज के बच्चे, क्या वो कम्युनिकेट कर पाते हैं? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स वो लैक करते हैं? तो सोसाइटल कम्युनिकेशन, उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? किस तरह से हम उसमें लैक कर रहे हैं? किन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है? पेरेंट्स का क्या रोल है? सोसाइटी का क्या रोल है? टीचर्स का क्या रोल है इसके अंदर? आज इसको हम ओवरऑल जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें सभी हम समटाइम्स देखते हैं ना कि अच्छा एक घर में एक बच्चा है, वो जब जा रहा है मार्केट में तो वो दुकानदार से बड़ा कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है अपनी बात। एट द सेम टाइम उसके घर में एक दूसरा बच्चा जो कि सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है ना। देयर मस्ट बी अ रीजन कि वो नहीं कर पा रहा। एट द सेम टाइम टीचर से बात करना, हर बच्चा उस तरह से टीचर से बात नहीं करता, हर बच्चा माशरे में उस तरह से कॉन्फिडेंटली अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाता। हम घर में क्या सीख रहे हैं, जो सबीना आपने भी कहा कि घर का किरदार, स्कूल का किरदार, माशरे का किरदार, तो आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया मरियम ताहिर साहब ने। मरियम साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। क्या वजह है बच्चों की कम्युनिकेशन में कहाँ गलतियाँ हो रही हैं कि उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो? तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने ये नोट भी किया है कि पहले के बच्चों की निस्बत अब के बच्चे उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। शोएब एंड सबीन, द थिंग इज़ आपका जो आपने भी हमेशा सुना होगा एक चीज़, तालीम और तरबियत। हमेशा कभी भी तालीम, अभी मुझे लगता है फोकस थोड़ा सा पेरेंट को भी है कि हमने एक बहुत अच्छे स्कूल बच्चे को भेज दिया है, फिर भी हमें वो आउटपुट नहीं दिख रहा। आप तालीम वाले पार्ट पे फोकस करें, तरबियत वाले पे उस तरह से शायद नहीं कर पा रहे। कम्युनिकेशन का जहाँ तक सवाल है, स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ की सक्सेस 80% अप्रॉक्सीमेट 80% इज ऑलमोस्ट all of this 80% depends on your communication skills। अच्छा, और communication skills कहाँ से डेवलप होते हैं? आपका फर्स्ट सोशल यूनिट जो एक बच्चे का, मतलब एक बच्चा सोशल इंटरेक्शन, उसके आसपास कौन पहला होता है? फैमिली होती है, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, जो भी हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप जब बच्चे को सिखाना शुरू करते हो, उसके अंदर कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब बच्चे में कॉन्फिडेंस कितना है, बच्चा एम्बिशियस कितना है लाइफ में, बच्चा हम्बल कितना है, काइंड कितना है, दूसरों कितना ख्याल रख रहा है, एम्पैथी कितनी, ये सब कुछ आपकी घर से शुरू होती है, फ्रॉम योर पेरेंट्स। और अगर मैं फॉर एग्जांपल, या आप लोग फॉर एग्जाम्पल सुबह उठ के अगर मैं अपने बच्चों को कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम, वेकअप, बच्चा भी बाहर जाके अस्सलाम वालेकुम वेकअप, या फिर अगर मैं कहूँगी उठो जल्दी स्कूल जाने, तो वो बच्चा भी स्कूल जाके भी वो यूँ ही रहेगा, ठीक है? तो वो मतलब एक इम्पैक्ट है जो घर में, मेजॉरिटी चीज़ें इंसान उसकी नेचर में ऑब्जर्व करके सीख जाता है। तो अगर बच्चा देख रहा है कि मुझसे बड़ा फ्रेंडली तरीके से घर में बात की जा रही है और सब है, तो उस पर ज़ाहिर इम्पैक्ट है। अब इसके अंदर आपका जो टीचर इंटरेक्शन है, या मैं कहूँगी लर्निंग के लिए, आपको पता है सबसे जो मेन एलिमेंट है लर्निंग का, वो स्टूडेंट का पैशन है टू लर्न। टीचर्स बहुत ब्रिलियंट होते हैं, एक बहुत ब्रिलियंट टीचर होता है जो अपनी क्लास को एक जैसा पढ़ा रहा होता है, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे बहुत स्टैंड आउट कर जाते हैं। वो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो है जो स्टूडेंट के पास ऐसा है जो हर बच्चा नहीं कर। सो अब बच्चे को हमने ये देना कैसे, ये सारी चीज़ें हम उसको सिखाएंगे कैसे? तो जब घर में माँ बाप इंटरेक्ट करते हैं, सबसे पहले तो मॉडल करें वो बिहेवियर। मतलब जिस तरह वो चाहते हैं बच्चा कम, जैसे आप कह रहे हैं दुकानदार से कुछ बच्चे सही से कुछ नहीं करते, आप अगर घर में अपने सब बच्चों से अच्छे से फ्रेंडली तरीके से बात करें, वो बाहर जाके भी वही करेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने बच्चे के अंदर, हम नहीं चाहते कि जिस तरह वो घर में फ्रेंडली बात करे वो ना करे। मैं आपको वो वाला तो हम उसको कंट्रोल, उसमें एक मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं आई वाज टेलिंग मेरा बेटा को 5 साल का हो गया, वो स्कोल्डिंग हिम, मैं डांट रही हूँ और वो मुझे यूँ देख रहा है। अच्छा, डांटते डांटते मुझे बीच में हंसी भी आने लगी। मैंने उसको रुक के कहा, मैंने कहा यू हैव टू लुक शर्मिंदा। तो वो मुझे कह रहे हैं, मैंने कहा जब कोई डांटता है तो आप ऐसे सुनते हैं, आप ऐसे नहीं सुनते हैं उसको, ये तो अगले को और गुस्सा आएगा। कल को टीचर डांटे कि वो कहेगी ये क्या बच्चा यूँ देख रहा है। तो कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज भी है,
कई दफ़ा आप अपने बिहेवियर से बच्चा समझ जाते हैं कि जो आप कह रहे हैं ना बाहर जाके कुछ बिहेवियर नहीं भी दिखाना होता। कई दफ़ा आपको एज अ पेरेंट बताना पड़ता है बच्चे को बोल के कि देखो मैं डांट रही हूँ, तुम्हें शर्मिंदा लग रहा है इस वक्त, तो ये भी है। अच्छा, उसके अलावा मुझे लगता है कि हम बच्चों को जब दूसरों से, जैसे दूसरों को रेफ़र कैसे करना है, बाहर जाके एक बेसिक सी चीज़ है, आप किसी को कहते हैं किसी बच्चे ने किसी से बात करनी है, 15 साल की भी बच्ची खड़ी है ना, तो आपका बच्चा कह देगा आंटी, गलत है, नहीं कहना चाहिए। आप उसको सिखाएं कि बेटा आप ही हो सकती है, बाजी है, ठीक है, आंटी तो नहीं होगी ना। तो इस तरह की चीज़ें बड़ी बेसिक सी उसमें आ जाती है। मेरी बात सुने, उसके खाला ही 15 साल की है, वो आंटी कहेगा, जाहिर है। आपने उसको पहले समझाना, खाला इज वेरी यंग, आपने यंग आंटी कहना है। अब आपने हर इस एज की बंदी को खाला नहीं मरियम की कहना। दुख फिर आ गया जिसको बच्चों ने अच्छा हिट किया है। नहीं, मुझे आई फील फॉर अदर पीपल, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। एनीवे, जो आपको बच्चे में हम बात कर रहे थे सिखा क्या कह सकते हैं। अब देखिए, अल्लामा इकबाल ने आपको लीडरशिप के 3 चीज़ें बताई हैं मेनली। उनका एक बड़ा मशहूर शेर है कि निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जहाँ पुरसोज, यही है रखते सफ़र मीरे कारवा के। मीरे कारवा मतलब लीडर आपका, उसके लिए रखते से मतलब लगेज क्या चाहिए, सिर्फ निगाह बुलंद, एम्बिशन। एम्बिशन बच्चे में कब आएगा, जब मैं कहूँगी बेटा आई बिलीव कि तुम ये कर सकते हो, ठीक है, यू कैन डू दिस। कई दफ़ा यू कैन डू दिस काफ़ी होता है। ओके, तो हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चा कहता है मैं ज़रा हॉट चॉकलेट बना के आया, अम्मी कहती तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, ठीक है, हाँ मैं बताती हूँ, ठीक है। और कई दफ़ा ये बच्चा हो सकता है 40 साल का जिसको कहा जा रहा है, ठीक है। तो आपने बच्चे को कॉन्फिडेंस जो देना है, थैंक यू, ठीक है, तो आपने बच्चे को जब आपने कहना हाँ डू इट, बढ़िया, एक दफ़ा गलत करेगा, 2 दफ़ा करेगा, उसको समझ आ जाएगी, ठीक है। और उसको जो आप इतना मोटिवेशन दे रहे हो कि आपको भरोसा है वो कर लेगा, तो सीख भी लेगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें यहीं से शुरू होता है बच्चे में, बहुत छोटी एज से। अच्छा मरियम, एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा है कि जो डीलिंग है, जो कम्युनिकेशन है, वो जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है उनकी बड़ी अच्छी होती है हमारे बच्चों से ज़्यादा। हमारे बच्चों को दुकानदार से बात नहीं करनी आएगी, जो स्ट्रीट किड है वो जाकर दुकानदार को बाजों का चूना भी लगा देगा। मैं मजाक नहीं कर रही इस बात पे, इट्स बिकॉज मैं स्मार्टनेस के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ कि वो इतना स्मार्टली उस सिचुएशन को डील करेगा कि समझ ही नहीं आएगी कि ऐसा क्या हुआ। आई एग्री विद यू। बच्चा जो आप जिस बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात करें ना, दे आर स्ट्रीट स्मार्ट। वो इस वजह से वो सारा दिन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हर तरह के बंदे से। और जैसे मैंने शुरू किया कि वो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं कई चीज़, तो उनसे हर कोई किस तरह बात कर रहा है वो उसमें से पिक करते हैं। उसके अंदर मरियम कहीं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट उसके अंदर क्या ये वाला भी फैक्टर आता है कि हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफर्ट दे रहे हैं घर के अंदर। आप अपने बच्चे को आप अच्छा, कई दफ़ा ना पेरेंट बच्चे को बात करने ही नहीं दे रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक छोटा बच्चा आपसे पूछता है ना, कई दफ़ा आप देखेंगे अपने आसपास पब्लिक स्पेस में, कई बच्चा पूछता है कि ये क्या है, फॉर एग्जांपल सोलर पैनल लगा है, उस बच्चे ने पूछा ये क्या है, तो हाँ ये होता है बेटे, बताते नहीं कि बच्चा समझेगा नहीं। आप बता के तो देखें, बच्चा एक्चुअली समझता है एंड ही इज़ गोइंग टू रिपीट दिस ऑल्सो। तो जब शॉप पे आप जाते हैं, बच्चा छोटा भी है, तो आप साथ हैं, पेरेंट हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं सेफ्टी का इशू है। आप बच्चे को कहें कि बेटे आप जाओ पूछो अंकल से कि ये चीज़ आपको दे दें फॉर एग्जांपल, या आप भाई से कहें ये चीज़ आपको दिखा देने का। बच्चा कहेगा एक दफ़ा 2 दफ़ा, उसको समझ आ जाएगी कैसे कहना है उससे। मुझे लगता है कई दफ़ा बच्चों को ना सिर्फ कॉन्फिडेंस, एम्बिशन, ये चीज़ों के अलावा एम्पैथी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे में। कंपैशन, अपने साथ के लोगों के लिए हमदर्दी, अपने मतलब अच्छे से। कई दफ़ा बच्चा आपको कोई घर आके किस्सा सुनाता है, आज स्कूल में ये हुआ, फलां के साथ ये हुआ, बुरा हुआ, जो भी हुआ, तो आप बच्चे से कहो हाँ अच्छा नहीं हुआ ना। आई थिंक जो मूवीज़ हैं, बुक्स हैं, ड्रामाज हैं, व्हाटएवर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ओपन डायलॉग हो। और ओपन डायलॉग का कोई टाइम नहीं फिक्स करना होता। चलते फिरते बच्चा आपको कुछ कह रहा है, आज कार्टून में ये हुआ, हाँ अच्छा ये सही नहीं हुआ ना, या ऐसे नहीं हुआ, आपके साथ आपको कैसे। मैंने आपसे बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी। इट वॉज वंडरफुल टॉपिक जो कि हमने डिस्कस किया। आई एम श्योर कि इसका बड़ा फ़ायदा हमारे नाज़रीन को भी होगा। अभी हमें बढ़ना है ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे, चूँकि अभी वाले सेगमेंट में हमने देखा एजुकेट किया आपको, आज एजुकेशन का दिन भी है, हम हेल्थ एजुकेशन पर भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। तो 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है सेंसोडाइन।
कि आखिर ऐसा क्या माजरा है कि आप दोनों अम्मा के बेटे हैं लेकिन उन्होंने आपको घर में घुसने नहीं दिया? इन्हीं बेटों की वजह से अम्मा कितना रोती है, उनके लिए आंसू बहाती है। क्या हमें नहीं पता ये बात? इब्राहिम इस्माइल के भी तो बच्चे बड़े हुए होंगे, लेकिन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है ना। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा बेटा यहाँ पर नहीं आएगा। अम्मा को मनाने का कोई और आइडिया नहीं। एक बात बतानी थी तुम लोगों को, जरूरी। अब क्या कर दिया तुमने अशरफुल? यही कि इब्राहिम और इस्माइल बराबर वाले घर में। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। Welcome to the show Trending World. I'm your host Sayyida Kuratulain. So we are going to start this show with some exciting and entertaining show read from exploring the fashion, latest fashion and celebrity looks. Shumaila, where are you from? I'm from Peshawar. You're from Peshawar? Where did you learn English? Well, it is me in the home. At home. It's about music. Let's see what's in the jukebox. For a while there it was rough, but lately I've been doing better. Creating drama is a thing of PTV Home. Predictions are based on moon and rising sign according to Vedic and celestial astrology. हुनर मेरे पास था, लेकिन उसको उजागर करने का तरीका नहीं पता था। मुल्क वही आगे बढ़ता है जहां कोई एक नहीं बल्कि हर कोई हो बाइख्तियार, और इसको हकीकत बनाने के लिए PTCL ग्रुप और पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड ने की एक शुरुआत बाइख्तियार प्रोग्राम के जरिए। तेरे दिल की चाह ढूंढे अपनी राह, तेरी अपनी शाम तेरी अपनी सुबह, हर रुख को मोड़ के, हर रंग को ओढ़ के, हर रुख को मोड़ के, सारे रंग ओढ़ के, तेरा जोर चले बन के एक मौज हवा में, एक मौज हवा में, होके बाइख्तियार, होके बाइख्तियार, दिल से बाइख्तियार। हम हैं तैयार हजारों नहीं बल्कि लाखों खवातीन को दिल से बाइख्तियार बनाने के लिए। जिसको लगा है जान में इश्क है बड़ी बला, होती बिना सैया सैया लगती नहीं दवा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी का मौजू बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं उस मौजू पर जाने से पहले एक छोटा सा जुमला कहता हूँ आपको कि मसले हम सबकी ज़िंदगी में होते हैं,
और उसके हल की तरफ हम जाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन समटाइम्स वो हल एक्सपेंसिव होता है। मैंने इस तराजू में कहा है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई स्किन का इशू है, आपको हेयर लॉस है, कोई और इशू है, सो आप जा रहे होते हैं एस्थेटिक फिजिशियंस के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, आप सेशंस ले रहे होते हैं, आप प्रोसीजर्स करवा रहे होते हैं, लाखों के प्रोसीजर्स होते हैं। प्रोसीजर तक तो बाद में पहुंचती है, वो टेस्ट इतने महंगे हो जाते हैं। भाई वैसे वाकई आप किसी कोई ऑफेंड ना हो जाए इससे, बट ऑनेस्टली आप जब एक सिंगल विजिट के लिए शुभ जाते हैं, छोटा सा सपोज मेरे बाल गिर रहे हैं और मैं जा रही हूँ, और जब आप वहाँ पर जाते हैं तो उसके बाद जो आपके साथ होता है ना, इतने इतने आपको टेस्ट लिख के दे दिए जाते हैं, वो टेस्ट आपने उन्हीं की लैब से करवाने होते हैं, वो उसके बाद जो दवाइयाँ होंगी वो भी उनके प्रोडक्ट्स कुछ होते हैं और उन कंपनी के अलावा आप नहीं ले सकते। तो आप अपने माइंड में ज़रूर रखें कि अगर 3,000 की आप, क्योंकि आप 3,000 2 या 3,000 की कंसल्टेशन के गर्ज से जाते हैं, बट जब वहाँ पे जाते हैं तो आपको 40 से 50,000 रुपए कहीं लग नहीं जाता है गए। डिपेंडिंग ऑन द इशू। तो आज हमारा ये मौजू है कि आपके अगर ऐसे कोई इश्यूज हैं तो ये सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हमें गाइड करेंगी कि अच्छा आप अपने किचन से कैसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, अपनी रूटीन में क्या चेंजेस लेकर आएँ, अपने खाने पीने में क्या ऐड करें, विंटर सीजन में क्या ऐड करें, आपकी इश्यूज से रिलेटेड क्या छोटे मोटे चेंजेस जो आपने करने हैं और आपका मसला खासा हद तक मैनेज हो जाएगा। तो हमें ज्वाइन किया डॉक्टर हिनानी साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज इस मौजू के लिए एज ए न्यूट्रिशनिस्ट बड़ा डिफरेंट है हमारे लिए भी, क्योंकि नॉर्मली हम एस्थेटिक फिजिशियन से इस पर बात कर रहे होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द स्किन इशू, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले ड्राइनेस होती है हमें। सो ड्राइनेस के लिए व्हाट डू यू थिंक, क्या अपनी डाइट में ऐड करें, क्या करें कि हमारे स्किन की ड्राइनेस ना हो? अच्छा, सबसे पहले तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है और इस टॉपिक की अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। मैं क्योंकि काम करती हूँ एज अ वेलनेस कंसल्टेंट की, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में वेलनेस को बताऊँ क्या लिया जाता है, ऐसा समझा जाता है कि मसाज पार्लर या कोई सैलून या स्पा होगा, या पता नहीं वज़न कम कराने वाली कोई जगह होगी। न्यूट्रिशनिस्ट को भी यही लिया जाता है कि सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट वेट मैनेज करेंगी, वज़न कम करवा देंगी, दैट्स इट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा अपना क्लिनिक भी एक पॉली क्लिनिक है जो कि वेलनेस क्लिनिक है। मैं एस्थेटिक प्रैक्टिस भी मेरे क्लिनिक पे होती है। वी हैव डर्मेटोलॉजिस्ट, वी हैव डेंटिस्ट, वी हैव गायनेकोलॉजिस्ट, वी हैव पेन मैनेजमेंट के DPT डॉक्टर्स भी हैं, बट आई वर्क एज अ फंक्शनल मेडिसिन, आई वर्क एज अ होलिस्टिक वेलनेस कंसल्टेंट। इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम किसी भी स्पेशलिटी के क्लिनिक पे, लेट्स सपोज किसी डर्मा के क्लिनिक पे चले गए, 3,000 रुपये की कंसल्टेशन सोच के गए और 50,000 60,000 रुपये का खर्चा हो गया, जो कि हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है, मेंटली एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन हमारे क्लिनिक पे पर्सनली जो मैं कंसल्टेशंस देती हूँ, वो मेरा होने का मकसद ही वहाँ पे यही है। फंक्शनल मेडिसिन में क्या क्या आता है? सबसे पहले न्यूट्रिशन आता है, आपकी असेसमेंट होती है कि आपका न्यूट्रिशनल प्लान क्या है, आपकी डेली रूटीन क्या है, आप किस तरह खाते पीते हैं, ठीक है ना। उसी में ही हम जो डिटेल ले रहे होते हैं ना, उसी में ही हम रेक्टिफाई कर लेते हैं कि आपकी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं आपको। आपके रेड फ्लैग्स कौन से हैं, आपकी बातों से। हम 30 से 40 मिनट्स का एक कंसल्टेशन सेशन होता है हमारा। हम अपनी पूरी फीस हलाल करते हैं, ऐसे ही नहीं 2-2 मिनट 1-1 मिनट में नहीं। तो उसमें ही हम आपकी बॉडी के रेड फ्लैग्स ले लेते हैं। फिर आप जिस कंप्लेन को लेकर आ रहे होते हैं, वो कंप्लेन किस वजह से, आपकी मेंटल इलनेस की वजह से, आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से, आपके किसी फूड को माल एब्जॉर्प्शन की वजह से है, कोई फूड एलर्जी की वजह से है, आपके गट इश्यूज की वजह से है, तो उस चीज़ को हम उसी वक्त एड्रेस कर लेते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हैं, कोई ऐसे मसाइल, उनकी अगर हम बात करें, मैं चाहूँगी कि उनकी रेमेडीज आप बताएंगे, घर बैठे किन टोटकों से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। अभी जैसे ड्राई स्किन के बारे में आपने पूछा, ड्राई स्किन आपकी गट की ड्राइनेस, आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी की ड्राइनेस के बारे में की वजह से हो रही होती है, ठीक है ना। जो फ्लेकी स्किन, ड्राई स्किन की अब मेरे सामने लेट्स सपोज पेशेंट बैठा है, ड्राई स्किन की कंडीशन होती है, इतनी फ्लेक्स में उतर रही है, नॉर्मल ड्राई स्किन है कि जो कि नॉर्मल लोगों को हल्की फुल्की एड़ियाँ, या एक्सट्रीम ड्राइनेस है जो कि एक्जिमा की शक्ल में चली गई। ये तीनों चीज़ें आपकी गट से प्रोड्यूस हो रही होती है। आपकी डाइट में हम इंट्रोड्यूस करते हैं हेल्दी फैट्स, जिसमें सीड्स आ जाते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आता है, जिसमें MCT ऑयल कोकोनट ऑयल आता है, और जिसमें आता है देसी घी। ये हम आपकी डाइट में इंक्लूड करते हैं। इसके साथ साथ दूसरी रेमेडी ये है कि हम आपको कहेंगे कि रोज़ रात को सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल अपने नेवल में लगाएं, ठीक है ना। रोज़ रात को नेवल में लगाएं, पैरों के तलों में लगाएं, यानी जो फुट के हमारे बिल्कुल नीचे, उसमें रोज़ कोकोनट ऑयल आप वहाँ पे मसाज करेंगी।
हाथों पे अपने कोकोनट ऑयल का मसाज करेंगी। जहाँ जहाँ आपको ड्राइनेस फील हो रही है टॉपिकली आपने कोकोनट ऑयल का मसाज करना है। कोकोनट ऑयल क्या करता है? कोकोनट ऑयल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है और हाईली एब्सॉर्बेंट है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, कोकोनट ऑयल के साथ कैस्टर ऑयल मिक्स कर लें, 1/2 एंड 1/2 के रेशो में। 1 चमचा कोकोनट ऑयल, 1 चमचा कैस्टर ऑयल, इन दोनों को मिक्स किया, आपकी बॉडी में टॉपिकल जहाँ ड्राइनेस हो रही है आपने अप्लाई करना है। एंड अगर वो लोग सिर्फ फेस पे अप्लाई ना करें जिनको बहुत ज़्यादा पिस्ट्यूल एक्नी है, ठीक है ना, वो हाथों पे, नकल्स पे, पैरों पे, तो ये आपकी स्किन को ओवरऑल हाइड्रेट कर देगा, ड्राइनेस खत्म। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी, सादी सी बात है। हाँ, कोकोनट ऑयल एंड अगर ज्यादा है तो कैस्टर ऑयल मिक्स कर लें, इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करें और अप्लाई करें रोज रात को। और खा लें तो खा सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा वर्जन है कोकोनट ऑयल बिल्कुल खाएं। 1 चम्मच कोकोनट ऑयल आप लिटरली आपको पीना है रोज सुबह नीम गर्म पानी में। बिल्कुल ठीक है, ये भी आपको फायदा देता है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर्दियों में जब आप हॉट शावर्स या गर्म पानी से जब आपने बात ली है तो उसके बाद अगर आप जो लास्ट एक डाल रहे हैं ना पानी ऊपर, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लें, थोड़ा सा, बिल्कुल 1 चम्मच, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। बेहतरीन ऑयल है उसके लिए बादाम का तेल। बादाम का तेल अगर आप अपनी बकेट में डाल लें, या आपको अगर ऐसा है कि बाल चिकने नहीं करने अगर, तो आपने क्या करना है कि जब आपकी बॉडी वेट है, अभी गीली है, आपने बादाम के तेल को हाथ में लेना है, पूरी बॉडी पे मसाज करना है, पूरे हाथों पे, नकल्स पे, एड़ियों पे। वो जो पानी के साथ ऑयल एब्जॉर्ब होगा ना आपकी बॉडी में, वो अंदर तक डीप हाइड्रेट कर देगा, आपको ड्राइनेस नहीं होगी। आपको किसी बाजार के लोशन लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बादाम का तेल वेट बॉडी पे आपने वेरी नाइस। जो महंगे मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल होता है वो चले फेस की हद तक, तो हाथ और फेस की तक बॉडी पे आप अगर उसको यूज करना शुरू करें तो आपको एक अच्छी क्वांटिटी चाहिए होती है। मैं आपको बताऊं कि फेस पे भी आप होममेड सीरम बना सकते हैं अपने फेस के लिए। आपने क्या करना है कि आलमंड ऑयल, ये इक्वल क्वांटिटी में लेना है। आलमंड ऑयल, रोज हिप ऑयल आराम से बाजार में मिल जाता है, और इसके साथ थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, ठीक है। इन तीनों को आपने मिलाना है। इसके साथ आपने लेमन जूस डालना है, 1 पिंच हल्दी डालनी है। 1 लेमन का जूस डाल देंगे और 1 पिंच हल्दी। अब इन सारी चीज़ों को शेक करके आपने सीरम की बॉटल में रख दी। लगाना कैसा है? फेस आपका हल्का सा वेट होना चाहिए। वेट फेस पे आपने 5 से 7 ड्रॉप्स लिए, मसाज करा और वेट फेस पे लगा दिया। ऑयल आपकी जो वेट फेस है ना, यानी पानी के साथ ऑयल आपके स्किन के अंदर ज़्यादा अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छा। ये विटामिन सी एंड विटामिन ई सीरम का कॉम्बिनेशन है जो कि बाजार में बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन ये आप घर में आराम से बना लें। 200 रुपए 300 रुपए में तो ये जो हम रूटीन एक फॉलो कर रहे होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड की, रेटिनॉल की, नाइसिनामाइड की, इसी तरह बहुत से और सीरम्स एंड प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं। सो ये जो आपने बताया ये इनफ है? ये इसमें आलमंड ऑयल है, ठीक है ना, विटामिन ई, इसमें कोकोनट ऑयल है, हाई आपने हेलोनोरिक एसिड, इससे आपकी, मैंने वेट स्किन पे लगाने का इसलिए कहा क्योंकि हेलोनोरिक एसिड हमारी स्किन का एजेंट है, स्किन का इंग्रेडिएंट है। हमारी स्किन हेलोनोरिक एसिड, कोलेजन और है ना इलास्टिन से बनी हुई होती है, ठीक है ना। हेलोनोरिक एसिड इतना बड़ा मॉलिक्यूल होता है कि बाजार का कोई भी सीरम अगर ड्राई स्किन पे लगाएंगे तो वो स्किन के ऊपर ही रह जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों ऑयल जो मैंने भी आपको बताया, ये कॉम्बिनेशन ही है अच्छा से एब्जॉर्ब हो जाने का। आपको मैंने इससे पहले रेमेडी में कैस्टर ऑयल बताया था, कैस्टर ऑयल में भी हाइलुरोनिक एसिड अच्छा मौजूद होता है, तो वो भी गीली वेट स्किन पे लगाएंगे तो बहुत, और थोड़ा सा लगाना है ना, सही है। मैंने नहीं कहा कि बिल्कुल आपने कैस्टर ऑयल से मुंह को तेल वाला करके चला जाना है। गीली स्किन पे आप कुछ ड्रॉप्स लगाकर आप देखें, शाइन रहेगी, स्किन हाइड्रेट रहेगी, वाटर स्किन के अंदर जाके लॉक रहेगा। और नेचुरल देखिए चीज नेचुरली होती है, उसके अंदर कोई केमिकल्स ऐड नहीं होते और वो आपको नेचुरली ठीक कर रही होती है। आपको ये सीरम आप लगाएंगे ना तो यू बेट मी, आप बिल्कुल आज घर जाके ये तीनों चीजों को कंबाइन करके लगा कर देखें और फिर मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। डॉक्टर साहब, सर्दियां जब आती हैं तो बहुत सारे लोग, क्योंकि आप वेलनेस के पर्सपेक्टिव से भी बात कर रही हैं, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं जोड़ों में दर्द है, बॉडी पेन उनका बहुत ज़्यादा हो रहा है, टेस्ट करवाते हैं तो टेस्ट ठीक आ रहे होते हैं, कोई स्पेसिफिक इशू हाईलाइट नहीं होता, बट स्टिल वो बीमार फील करते हैं अपने आप को। इसकी क्या वजह होती है और उसके लिए क्या किया जाए? क्या खानों में आप कोई अपनी चेंजेस लेके आ सकते हैं? लाइफस्टाइल में क्या करें? कोलेजन
और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारे अंदर अमूमन पाई जाती है, ठीक है ना। अब विटामिन डी सिर्फ सूरज से हासिल नहीं हो सकता। इस वक्त के हम जाके सूरज में अपनी स्किन जलाते रहें, नॉर्मली हमारे हर पाकिस्तान के हर सूबे में सूरज निकलता है और हम सब सूरज को फेस करते हैं, फिर भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी इज़ एन हार्मोन, ठीक है ना। स्ट्रेस की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, पुअर डाइजेशन की वजह से ये हार्मोन नहीं इंक्रीज होता हमारी बॉडी में। हमने अंडा जर्दी के साथ खाना है हमेशा। हमने तमाम ड्राई फ्रूट्स को भिगो के खाना है। रात को आधा कप मिक्स ड्राई फ्रूट्स अगर आप भिगो दें और सुबह में आप निहार मुंह या दही के साथ इसको ब्रेकफास्ट में अगर आप खा लें तो ये आपकी बॉडी को अंदर से हील करेगा। गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी एंड गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, ये दोनों एक साथ जाएगा। इसी तरह अगर एक कप दही, 1 टीस्पून उसमें मोरिंगा का पाउडर और कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट्स और सीड्स में क्या आता है, सफ़ेद तिल आते हैं, पम्पकिन सीड्स आता है। ये सारी चीज़ें अगर आप सुबह नाश्ते में दही के साथ खा लेंगे तो विटामिन डी, कैल्शियम और बी कॉम्प्लेक्सेस आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ कोलेजन कहाँ से मिलेगा? ये बाजार से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है कोलेजन के गोलियां मिलती हैं, गोलियां भी लेने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट कोलेजन पाया जाता है आपकी मटन की बोन्स में, पाए में, जिसको हम पाए कहते हैं। पाए में तेल डाल के पाए नहीं बनाने उसको, उसका सूप बनाना है। तो बोन ब्रॉथ जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो आप मटन से बना सकते हैं। हड्डियाँ आप ले लें, उसमें 1 प्याज और जिंजर, गार्लिक और हल्दी, कच्ची हल्दी जो मिलती है वो डाल के और ब्लैक पेपर डाल के आप उसको अच्छा से 7-8 घंटे तक आप पकाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 7-8 घंटे तक आपने पकाना है, ये नहीं कुकर में आपने आधे घंटे पका के रख दिया सामने। 7-8 घंटे तक आपने इसको पकाना है, अच्छी तरह उसके मिनरल्स सारे निकल जाएं। फिर आपने इसको छान के रख लेना है बॉटल्स में। ये कुछ दिनों तक फ्रिज में बहुत आराम से रहता है, यानी 1 हफ्ते का बना के आप रख सकते हैं। छोटी छोटी बॉटल्स में डाल के रख दें, छोटे छोटे पैकेट्स बना के आप फ्रीज़र में रख दें और ये आपने रोज़ 1 सर्विंग पीनी है। आप देखें कि आपकी हड्डियों का दर्द भाग जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज़ आती है गूंद कतीरा, ठीक है, ये आपने लेना है, बड़ी बड़ी पीसेस में होता है, इसका थोड़ा सा चूरा कर लें इसको। फिर आपने क्या करना है कि रोज़ रात को 1 टीस्पून, हाफ टीस्पून आपने हाफ कप पानी के साथ भिगो के रख देनी। दिन में आपने सुबह में चाहे नाश्ते में खा लें या दोपहर में, इसको पानी में ही घोल के पी लें। सही है, ठीक है ना। चाहे तो इसमें चिया सीड्स साथ में डाल दें। ये आपकी हड्डियों के अंदर कार्टिलेज, आपकी कार्टिलेज को इम्प्रूव करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपने कहा कि जोड़ों में दर्द होता है, टक टक सी आवाज़ें आती हैं उठने बैठने पे, तो ये बेस्ट सोर्स एंड नेचुरल सोर्स ऑफ कोलेजन और पेप्टाइड्स और इसके साथ विटामिन डी है। टक टक की आवाज़ें क्यों आती हैं? क्या कार्टिलेज कम हो जाती है, कार्टिलेज भुरभुरा, हड्डियों का भुरभुरापन, ठीक है ना, क्योंकि हम अपनी हड्डियों को कोलेजन सही प्रोवाइड नहीं कर रहे, हमारी डाइट सही नहीं है। फिर हम एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स पर आ जाते हैं। सब तो वो 10,000 पर मंथ के सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल बहुत महंगी होती हैं। तो ये रहे कोलेजन, इसी से ही सप्लीमेंट बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्यूरसेटीन नाम का जो एक डेरिवेटिव्स है वो मोरिंगा से निकलता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस, और पूरे वर्ल्ड में इतने महंगे सप्लीमेंट्स मिलते हैं, कोलेजन के इतने महंगे सप्लीमेंट्स बनते हैं। फ़िश की हड्डी से मरीन कोलेजन जो कि पूरे वर्ल्ड में मिलता है, वो फ़िश की हड्डी आप बाज़ार से बोनलेस फ़िश ख़रीदते हैं, बनवाते हैं, आप उसकी जो बोन्स हैं वो घर ले आएँ। फ़िश की पूरी बैकबोन टेल के साथ अच्छी तरीके से साफ़ करें, ठीक है ना, और उसका सूप बनाने रख दें। उसके सूप में आपको फ्लेवर इंक्रीज़ करना है। आप ज़रा से आपने किसी भी देसी घी में, ऑयल में इतना सा प्याज आपने ज़रा सा सौटे कर लिया, 1 टीस्पून की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। जिंजर डाला, गार्लिक डाला, टर्मरिक डाला, आपने आपके ऑलिव के जो पत्ते होते हैं वो डाला, लेमन के पत्ते होते हैं डाला, आपने अनियन डाला और फ़िश की वो बोन्स डाल दी। फ़िश आपने खा ली, ठीक है, वो बोन्स डाल के आपने 2-3 घंटे तक उसको हल्की आंच में पकाने रख देना। दैट इज़ मरीन कोलेजन। ये मरीन कोलेजन है। वो आपने मटन से बनाया तो बोन ब्रॉथ, वो आपका एनिमल कोलेजन। और दोनों के ज़ाहिर है सोर्स डिफरेंट है, बट एब्सोल्यूट बेनिफिट, नॉट फॉर योर बोन्स, गुड फॉर योर हेयर, गुड फॉर योर स्किन, गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, गुड फॉर योर जॉइंट्स। और देख कितना आसान है ये बनाना। आसान है, हम तो फेंक देते हैं, और जो बाकी जो चीजें हम फेंक देते हैं वही हमारे असल काम की चीजें होती हैं, हमें पता ही नहीं है। बहुत आसान। सादी सी बात है, जब आप उसे 6-8 घंटे या जितने घंटे आप उसे पका रहे हैं तो एक वक्त आएगा कि बोन्स के अंदर से सारे मिनरल्स रिलीज हो जाएंगे। बिल्कुल। और वो उस पानी का हिस्सा हल्की आंच पे पकाना है। हल्की आंच पे पकाना खाने है। को कभी भी इस तरह के सूप्स को जिसका आप नेक्टर रिलीज करना चाहते हैं, चाहे वो सूप हो, हर्बल टीज हो, कुछ भी हो, सिनेमन टी हो, आप कुछ भी करना चाहें, स्लो
आप फ्लेम पे बनाएंगे, वरना उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़ाया हो सारे ज़ाया हो जाएंगे। जाएंगे। सो आपने इस पे बड़ा ध्यान करना है कि ज़्यादा वक्त लगेगा ज़रूर, लेकिन एक चीज़ अच्छी बन जाएगी। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही ठीक। है। आपने इस दौरान हेयर लॉस की बात भी की कि इसमें हेयर लॉस का भी फायदा हो जाता है कि हेयर लॉस कम हो जाता है। इसके अलावा क्या करें, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा इशू है, तो हर बंदा कंप्लेन कर रहा होता है बाल गिर रहे हैं, सर्दियों में ज्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसकी बाल गिरने की फिर हम वजह उसी पर आ जाते हैं इंटरनली। हम आपको ऊपर से कोई भी खूबसूरती नहीं दे रहे, हम आपको क्विक सॉल्यूशन नहीं दे रहे, क्योंकि जो क्विक सॉल्यूशन होते हैं वो क्विक चले भी जाते हैं, वो आप पे सस्टेनेबल नहीं होते। हम कॉस्मेटिक कोई काम नहीं कर रहे, हम आपकी हेल्थ को अच्छी बना रहे हैं, क्योंकि बाल देखें नेचुरली हमारी रूट से ग्रो होते हैं। अगर वो वहाँ से गिर रहे हैं तो हमारी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स की कमी है कि जो हमारे बालों को अंदर लॉक करती है। दैट इज़ आयरन, अगेन विटामिन डी, अगेन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, अगेन जिंक की कमी हो जाएगी, सेलेनियम की कमी हो जाएगी, बाल ऐसे गिरेंगे। जिंक की कमी होगी, आयरन की कमी होगी, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। तो बालों के लिए स्ट्रेस लेवल का सही होना बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोजन के टेस्ट सही, आपके हार्मोनल टेस्ट सही। औरतों में अगर एकदम से बाल गिर रहे हैं एट द एज ऑफ 35-40, तो आप अपना एक हार्मोनल प्रोफाइल ज़रूर करवा लें। हम आते हैं हमारे पास तो हम फिज़िकली अपीयरेंस से देखकर बता देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। इसी तरह मेल्स में भी हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा होता है। मेल्स की अर्ली प्यूबरिटी में, लेट एजेस में, आपकी जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो आप बहुत सारे ऐसे प्रोटीन पाउडर, सिंथेटिक प्रोटीन पाउडर्स लेने शुरू हो जाते हैं जो आपका DHT लेवल बढ़ा देते हैं। जब आपका मेल्स में DHT लेवल बढ़ता है तो आपके स्कैल्प से बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। तो सिंथेटिक प्रोटीन पाउडर्स को मैं कभी भी एडवाइस नहीं करती। नेचुरल प्रोटीन पाउडर आप घर में यूज़ करें। और नेचुरल प्रोटीन पाउडर की एक रेसिपी बताती हूँ आपको। आप काले भुने हुए चने होते हैं, ठीक है ना, वो आपने 1 कप ले लिया। सफ़ेद फूल मखाने होते हैं, वो रोस्ट करके वो 1 कप ले लिया। दोनों को आपने रोस्ट करके उसका पाउडर बना के रख दिया, ठीक है ना। इसके अंदर आप चाहें तो आप अब इसके साथ इसको बनाना कैसे, प्रोटीन दूध जो होता है हमारा, उसको हमने लिया, बॉईल किया, उसमें लेमन डाल के उसको कडल कर दिया। जैसे ही वो कडल हुआ, दिस इज़ योर वे प्रोटीन, ठीक है ना, ये वे है। आपने अब इसको अपने फ्रिज में रख दिया। अब आपको जब भी प्रोटीन शेक बनाना है, मीठा आपको करना है, ये ख़राब नहीं होगा, फ्रिज में 4-5 दिन आराम से, 3 दिन तो बहुत आराम से ये मिलता रहता है, ठीक है। आपने हाफ कप ये वे ले लिया, ठीक है। इसमें 1-2 टेबल स्पून भर के वो जो पाउडर हमने चने का बनाया था वो डाल दिया। आपने 2-3 खजूर डाल दी, इसके साथ साथ बादाम डाल दी, अखरोट डाल दिए, पिस्ते डाल दिए। पिस्ते बहुत अच्छे होते हैं, पिस्ताशू आपकी मसल हेल्थ के लिए, ठीक है ना। और फैट को बर्न करने में पिस्ताशू आपको हेल्प करते हैं। तो आपने आलमंड, पिस्ताशू और वॉलनट्स डाल दिया, आपने ब्लेंड किया, आपका होममेड प्रोटीन पाउडर तैयार है, जो कि ना आपके DHT हार्मोन्स को राइज करेगा, बल्कि आपके बालों को पैसे भी कम लगेंगे, पैसे भी कम, आयरन भी आपका बढ़ जाएगा। इसी तरह आयरन लेवल्स चेक करवाने होते हैं। फीमेल्स में स्पेशली आयरन लेवल कम होते हैं, बाल गिरते हैं। तो फिर से हम आयरन लेवल पे बात करते हैं, तो आयरन बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा है मोरिंगा के लीव्स में, स्पिनच में बहुत अच्छा मौजूद है। लाल बड़े का गोश्त खाएं। ये पुराने ज़माने की बात थी, हमें कोलेस्ट्रॉल पे और हमें और बीमारियों में मुब्तला करने के लिए ये बिग फार्मा गेम था कि वो हमें बताते थे कि बीफ नहीं खाना। एक्चुअली बीफ खाना है, बीफ की चर्बी नहीं खानी, बीफ खाना है आपने। बीफ बहुत अच्छा मीट होता है, बहुत हेल्दी होता है। बीफ खाएं, फ़िश खाएं, ठीक है ना। ये दोनों बेस्ट प्रोटीन की सोर्सेज हैं। एनिमल में बात कर लें और अगर हम वेजिटेरियन प्रोटीन में बात कर लें तो आप चने खाएं, लाल लोबिया खाएं, सफ़ेद लोबिया खाएं। लाल लोबिया, काले चने और सफ़ेद चने ये बेस्ट सोर्स हैं, ठीक है ना, प्रोटीन की। इसके साथ साथ दालें जो आपको सूट करती हैं वो आप खाएं। तो प्रोटीन का डेली रूटीन में होना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली, आपका प्रोटीन लॉस हो रहा होता है, आपको प्रोटीन इंटेक बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन के साथ आप ऐड फाइबर ज़ाया करें, बिल्कुल करेंगे, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस डाइट की हम अक्सर बात करते हैं, तो आज चूँकि बात थी कि मसलों के हल के लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो अगर ड्राइनेस है तो डॉक्टर ने बता दिया क्या करना है, बाल गिर रहे हैं तो क्या करना है, ओवरऑल गुड हेल्थ के लिए, आपके हार्मोन्स बैलेंस्ड हैं उसके लिए क्या करना है, डॉक्टर साहब ने डिटेल से बताया। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रही है हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। Top edge high, but all the way for 6. Rodman Powell, he's got great hands, he's a big man.
turn back enough? Umpire thinks yes. 6 wickets to Shane Shah Afridi, his best in Test match cricket. गेम ऑन है। ये असातीरी अदब क्या होता है, ये लोक दास्तानें, ये किस्से, ये कहानियाँ, क्या आज की नज़्म और आज की गज़ल में कहीं ना कहीं इसका आहंग, इसकी बाज़गश सुनाई नहीं देती? ये सदी जो है ना, ये नावल की सदी है। वैसे मैं घूमता रहता हूँ इधर उधर बाहर के ममालिक में, तो मुझे महसूस होता है कि शायरी जो है हर जगह ज़वाल आमादा है, और उसके ज़वाल आमादा होने की वजह शायद ये है कि जो हमारी मौजूद की जो चीज़ें हैं, यानी जो हमें सवाल दरपेश हैं, उन सवालों का जवाब शायद शायरी देने से कासिर हो गई है। वेलकम बैक। आज चूँकि तालीम के आलमी दिन की मुनासबत से हम गुफ्तगू कर रहे हैं और कुछ गुफ्तगू हमने पहले भी रखी थी। अब इस सेगमेंट में बिलखुसूस हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी का जो किरदार है, तालीमी इदारों का जो किरदार है, उस्ताज़ा का जो किरदार है वो कितना इंपॉर्टेंट है। और मौजूदा दौर में बिलखुसूस जब हम देखते हैं, जब AI की बहुत बहस होती है, जब स्किल की बहुत बात होती है, जब स्किल सेट इम्प्रूव करने की बात होती है, नए चैलेंजेस दरपेश हैं इदारों को भी, नए चैलेंजेस दरपेश हैं उस्ताज़ा को भी। सो हम किस अंदाज से उसको ओवरकम कर रहे हैं, आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। और जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया, उनका एक वसी तजुर्बा है माशाल्लाह एजुकेशन की फील्ड में। इस वक्त वो वाइस चांसलर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एज एन एजुकेशनिस्ट, जो उनका तजुर्बा है मुझसे फ़ायदा हासिल करने की थोड़ी सी कोशिश आज करते हैं। हमें ज्वाइन किया प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया आप सबका जी बुलाने के लिए। सर आगाज़ में हम चाह रहे थे कि जब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं, ज़रा किसी भी दिन का जो बैकग्राउंड है, जैसे हम एजुकेशन के दिन की बात करते हैं, ज़रा हर साल इसको मनाना, उस पर बात होना, सेमिनार्स का हो जाना, एक थीम का आ जाना, ये तो इम्पोर्टेंस है इसकी। बट मैं चाहूँगा ज़रा बैकग्राउंड बताएं, कितना इम्पोर्टेंट था कि इस दिन को मनाया जाए, इसका आगाज़ हो जाए। जैसे आपने खुद कहा ना जी, देखिए कोई एक दिन किसी चीज़ को मार्क नहीं करता, हम हर वक्त उसके लिए काम कर रहे होते हैं। ये एक तरह की रीइटरेशन है कि आप किसी एक दिन मखसूस दिन बैठ के तो आप उस पर एम्फसाइज़ करते हैं। 2018 में जी यूनेस्को ने ये डिसाइड किया कि हम वर्ल्ड एजुकेशन डे मनाया करेंगे हर साल, और 24 जनवरी उसके लिए डेट थी, जिसमें मकसद दो चीज़ें इसका फोकस थी जी। एक पीस एजुकेशन के हवाले से एजुकेशन का क्या रोल हो सकता है पीस की डेवलपमेंट में, और दूसरा सस्टेनेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में था जी। और ये दो बड़े चैलेंजेस हैं आज के दौर में। अगर आप देखिए तो ह्यूमैनिटी जिन क्राइसिस से गुजर रही है वो इसी के अराउंड बिल्ड होते हैं। हमारा ये ख्याल है कि एजुकेशन जो है वो एक पिवटल रोल प्ले कर सकती है इन चीज़ों को रिजॉल्व करने में, लोगों की एक तरह से आप कहिए जहन साजी करने के लिए। सो इस कॉन्टेक्स्ट में ये दिन मनाया जाता है जी। और डॉक्टर साहब तालीम के आलमी दिन के हवाले से इस मरतबा का थीम क्या है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? अब तो दौर है ना जी, AI की गुफ्तगू है हर तरफ, जैसे आपने ओपनिंग में अपनी कहा। तो इस साल जो है AI के आने से जो एक बात बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है ना कि ह्यूमंस विल बी रिप्लेस्ड बाय मशीन्स, या ये जो इंटेलिजेंस टूल्स हैं हमारे ये इंसानों को रिप्लेस कर देंगे।
और दूसरा ये कि हर काम अब बग़ैर इंसान के हुआ करेगा, इन चीज़ों से तय हो जाएगा, ये मशीनें आपको हर सोल्यूशन दे देंगी। तो वो जो एक ह्यूमन एलिमेंट था ना, एजेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो है, वो शायद कॉम्प्रोमाइज़ होती जाएगी। सो इस साल उस पे डिबेट करने के लिए दिन रखा गया कि जनाब इज़ इट करेक्ट कि मशीन्स इंसानों को रिप्लेस कर देंगी। आपकी अपनी ज़ाती राय क्या है इसमें? मेरा इस पे टेक ये है जी कि कोई भी चीज़ जो आपने खुद बनाई है वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकती। वंडरफुल। सो इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं जी, इनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। दे आर वेरी गुड टू असिस्ट यू, ये आपके बहुत सारे काम आसान कर देती हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि ये आपके लिए रिप्लेस कर सकें। मतलब आपके लिए कोई थ्रेट नहीं है कि आप बात नहीं, कर रहे कतन होते भी नहीं है, ये सपोर्टिव हैं। थ्रेट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा। ये सपोर्टिव टूल्स हैं। जैसे अगर आप माजी में चले जाएं तो ये गुफ्तगू तो मैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ज़माने से सुन रहे हैं कि इंसान रिप्लेस होने लगे हैं, और फिर को हर 10-15 साल बाद ये डिबेट दोबारा उठती है। अब ये जब इंटेलिजेंट टूल्स आए तो इसके बाद फिर ये बात दोबारा शुरू हो गई। लेकिन देयर इज़ नथिंग लाइक कि इंसानों को डॉक्टर साहब, रिप्लेस लेकिन किया जा एफिशिएंसी के पर्सपेक्टिव से सारे लोग ही बात कर रहे होते हैं। जिस तरह हमने अब रेस्टोरेंट्स में देखा है कि वेटर्स की जगह जो है वो रोबोट्स आ गए हैं। हम एक तरह से रिवोल्यूशन वो हम देख तो रहे होते हैं ना थ्रू आउट। तो एफिशिएंसी के पर्सपेक्टिव से शायद हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हम हैं बेशक, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी भी लिमिटेशंस हैं। और फिर हम कोई ऐसी चीज़ इजाद कर दें जिसकी एफिशिएंसी हमसे ज़्यादा हो, जिसकी कैपेबिलिटी हमसे ज़्यादा हो, तो वो शायद इस वजह से भी लोग काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं एआई को लेके। देखिए, मेरी गुजारिश फिर यही है कि एफिशिएंसी आपकी बताई हुई होगी। आप प्रोग्राम करते हैं ना, सो आपकी बताई हुई एफिशिएंसी वो परफॉर्म करेगा। अच्छा, सिंपल टास्क जो पहले आप इंसानों के ज़रिए से करते थे और अब आप उनको शायद ज़्यादा एफिशिएंसी या परफेक्शन के साथ कर सकते हैं, लेकिन बताएंगे अभी भी आप ही। मसलन मैं इसको कंपेयर करूँ ना जी, तो मैं इसको कहता हूँ कि ये इंटेलिजेंट टूल्स है ना, जो काम इंटेलिजेंटली करने थे वो ये कर देंगे। विजडम का काम ये नहीं कर सकते। वाइजनेस अब भी इंसान के पास ही है, मशीन के पास नहीं है। कंट्रोल करने वाला इंसान ही ये डिसीजन करना कि ये क्या करेंगे, ये आपके हाथ में है। बिल्कुल ऐसे ही है। और तालीम ही के मैदान में जिस तरह से इनोवेशन लानी बड़ी इंपॉर्टेंट है और हम लेकर भी आ रहे हैं, उसमें आप कहाँ देखते हैं हमें, हम आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ इन दिस डोमेन? हमने कितना अपने आप को तालीम के मैदान में और इक्विप्ड किया है विद पैसेज ऑफ टाइम? हमने जी पोस्ट कोविड पीरियड में बहुत ज़्यादा अपने आप को इवॉल्व किया है। इवन आप पाकिस्तान में ले लीजिए, सो हमने बहुत अरसे से, ये कोविड से बहुत पहले से गुफ्तगू चल रही थी कि जो ब्रिक एंड मॉर्टर सेटअप्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, और ये अभी से ही चल रही है। मैंने 1990s में सबसे पहली दफ़ा पढ़ा था कि आइंदा यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, स्कूल्स जो है ना, उनकी बिल्डिंग्स नहीं हुआ करेगी। तो आप देखें, कोई मेरा ख्याल उसको भी 35 साल तो होने को है। सो अभी तक हम हैं इन ए डिफरेंट फॉर्म, लेकिन हमने इस फील्ड में ट्रांसफॉर्म काफ़ी सारा किया है। अब देखिए, एक्सेस टू नॉलेज सस्ती हो गई है, हर आदमी के हाथ में है। मसलन जिस ज़माने में पढ़ता था, लाइब्रेरी वाज द ओनली सोर्स, कि आप जाते हैं, किताब ढूंढते हैं, फ़ोटोकॉपी भी नहीं होती थी एट टाइम्स, और वो करवाई और पढ़ना शुरू कर दिया, और वही लिमिटेड नॉलेज था। आज आपके पास डेटा बेसिस हैं, आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो एक सेकंड में आपको उसके ऊपर इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि अब हमारा प्रॉब्लम एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं रहा, एक्सेस टू फिल्टर द राइट इन्फॉर्मेशन। अब ये मसला है मेरा। मैं सुबह उठता हूँ, इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे मोबाइल पे आई होती है, तो आपने फिल्टर करना होता है। उस सारी को देखना, उसकी क्रेडिबिलिटी, रेलेवेंस, ऑथेंटिसिटी, इन चीज़ों को देख के रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना, ये स्किल है। अब क्या ये चैलेंज हमें हायर एजुकेशन में भी फेस करना पड़ता है? क्योंकि जब एक्सेस आपके पास बहुत सारी है, किताबों की भी है, आर्टिकल्स की भी है, लिटरेचर की भी है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें नहीं पता कि राइट उसमें चंक कौन सा है। बिल्कुल, ये जो वर्ड्स अब आप सुनते हैं ना जी, बहुत टर्मिनोलॉजीज, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, सो इनके अंदर फिल्टर करना, ये जो मैंने शुरू में लफ्ज़ यूज़ किया ना, वाइजनेस, ये उससे रिलेटेड है। आपके पास डेटा मौजूद है और आपके यूज़ से बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा इररेलेवेंट भी है। सो अब आपके पास ये स्किल ज़रूरी है और ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है कि इसमें से किसको मैंने पढ़ना और आगे डिसेमिनेट करना है और किसको अपने तक रख के डिस्कार्ड कर देना है। डॉक्टर साहब, क्या हमारे तालीमी इदारों में भी अब डिजिटल लिटरेसी के ऊपर काम हो रहा है, बताया जा रहा है? किस तरह आपको लगता है कि मज़ीद काम होने की ज़रूरत है? बिकॉज हमने अक्सर ये देखा कि हमारी यूथ ही है जो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी हो जाती है, एंड देन मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन जो आप बात कर रहे हैं उस पर फ़ौरन बिलीव भी कर लेना, एंड देन उसको डिसमिनेट भी कर देना।
क्या आपका क्या टेक है? अब तो राइट नाउ जी अगर देखा जाए तो इस पर बहुत फोकस है, लेकिन हम हमेशा ना हर फैसले में बहुत सारा वक्त ले लेते हैं। ये फैसला आज करने का नहीं था, ये फैसला आज से को 5-6 साल 10 साल पहले करने का था कि 10 साल बाद ये होने जा रहा है, तो यूथ को ये सिखाया जाता। उससे जो डैमेज होना था, जब वो डैमेज हमें नज़र आने लगा तो फिर हमने इस पर फोकस कर लिया। यही काम हम आज से 10 साल जो होना है बाद में उसके साथ आज कर रहे हैं, उसको तवज्जो नहीं दे रहे। मसलन आप अगर अपने स्किल वाले कंपोनेंट को ले लें, दुनिया को अब बहुत स्किल्ड लेबर अवेलेबल है जो बहुत फोकस्ड है और अपने टास्क में महारत रखती है। आप आज भी इस पे फोकस सुपरफिशियली कर रहे हैं। जितना सीरियसली इसको टेकअप करना चाहिए पॉलिसी लेवल पे या एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, वो नहीं करते। इन स्किल सेट पे हम काम उस तरीके से नहीं कर रहे। हम ये चाहते हैं कि हर चीज़ में एक क्विक फिक्स हमें पता चल जाए, जबकि देखिए ये टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है। दुनिया में किस जगह किस तरह का स्किल्ड आदमी चाहिए, ये हमें पता हो, हम उनसे कनेक्टेड हों, उनके मयार के मुताबिक तैयार करें तो हम और भेज दें। कर नहीं रहे, हम कर रहे हैं लिमिटेड स्केल पे ही से, बट वी आर डूइंग दैट। हम बिल्कुल कर रहे हैं और मैंने कहा ना कि आजकल तो बिल्कुल फोकस इसी पे ही है हमारा सारा, गवर्नमेंट का भी और तमाम एजेंसी और ये ठीक अप्रोच है। लेट है बस थोड़े से, बट स्टिल मैं इसलिए सवाल रख रहा हूँ कि एटलीस्ट अभी जो हो रहा है वो तो ठीक हो रहा है। हाँ, ठीक अब चूंकि आपने कहा लेट है, इसलिए मैं सवाल रख रहा हूँ कि जो हमने गलती कर दी, आइंदा 10 सालों के बाद हम ये ना सुने कि अच्छा ये मैं 2025 में करना चाहिए था। व्हाट इज़ दैट वन थिंग और फ्यू थिंग्स जो कि हमें आज करनी है, ताकि हम 2035 में ना कहें कि 10 साल पहले हमें ये करना था। आई एम नॉट श्योर कि हम इतना आगे सोच रहे हैं। हमें सोचना तो है ना। हम आज उस बात को सोच रहे हैं जो 10 साल पहले सोचनी चाहिए थी, 15 साल पहले सोचनी चाहिए थी। देखिए आपके पास एक बहुत पॉजिटिव चीज़ ये है कि आपके पास बहुत सारी यूथ है जो इस काम के लिए अहम हो सकती है। अब जिस दिन आज मैं इनको तैयार करूंगा तो इनको इंटरनेशनल मार्केट में रिप्लेस करना था जिन्होंने, वो लोग पहले से एक्टिव थे और वो तैयार हैं। मतलब आपको बहुत सारे ममालिक ने कह दिया कि 2030 के बाद हम आपके लोगों को रिक्रूट नहीं करेंगे फॉर रीज़न ABCD, ये स्किल्ड नहीं है, ये फलाने नहीं, ये हम तब लेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो उन्होंने आपका वेट तो नहीं करना। सही बात है। कोई ना कोई आपको रिप्लेस कर देगा वहाँ पे। डॉक्टर साहब ये सिर्फ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से आप बात कर रहे हैं या मतलब इंसानों के पर्सपेक्टिव से बात करें कि हम सोच नहीं रहे, ह्यूमन नेचर की बात है। तो ग्लोबली जो आप बात कर रहे हैं इन चीज़ों पर बात भी होती है, वो 10 साल पहले सॉल्यूशंस की तरफ भी चले जाते हैं ताकि वो प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सके कम से कम, एटलीस्ट उस वक्त तक प्रिपेयर्ड हों अच्छा कि हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दिस। सो हमारी जो मुझे एक फील होता है ना, हमारा रिस्पॉन्स टाइम जो है ना हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, जबकि दुनिया अब बहुत फास्ट है। डॉक्टर साहब कोविड का भी हमने देखा कि कोविड में भी जिस तरह एकदम से टीचर्स के ऊपर भी एक हालांकि पूरी दुनिया में देखा जाए तो ऑनलाइन पढ़ाना, ये ऑनलाइन एजुकेशन, ये प्रैक्टिसेस ऑलरेडी होती, पाकिस्तान में ज़्यादा रुझान। ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें लाखों ख़ानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का उसूली फ़ैसला किया गया। शहरियों को निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का निगहबान रमज़ान पैकेज में शफाफियत के लिए ज़रूरी इक़दामात का भी हुक्म। निगहबान रमज़ान पैकेज नादार लोगों का हक़ और हुकूमत का फ़र्ज़ है। मरियम नवाज शरीफ का ऐसा कहना है, आवाम को इज़्ज़त व एहतराम के साथ उनका हक़ मिलना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए आवाम का लाइनों में लगना क़तन पसंद नहीं है। रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला की रिदा के लिए आवाम की खिदमत की जाए। मरियम नवाज ने कहा कि इंतज़ामिया और मुतल्लिका हुक्काम फ़र्ज़ नहीं इबादत समझ कर अपनी खिदमत अंजाम दें। इजलास में निगहबान रमज़ान पैकेज के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात का भी जायज़ा लिया गया। निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए PSER में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल pser.punjab.gov.pk पर भी अप्लाई किया जा सकता है। ब्रीफिंग में बताया गया कि यूनियन काउंसिल और बल्दिया दफातर में रजिस्ट्रेशन भी कराई जा सकती है, जबकि निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए हेल्पलाइन 080002345 भी कायम कर दी गई है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें लाखों ख़ानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का उसूली फ़ैसला किया गया है और शहरियों को निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने निगहबान रमज़ान पैकेज में शफाफियत के लिए ज़रूरी इक़दामात का भी हुक्म दिया है, जबकि मरियम नवाज शरीफ के मुताबिक निगहबान रमज़ान पैकेज नादार लोगों का हक़ और हुकूमत का फ़र्ज़ है। PTV ताज़ा तरीन में अब तक के लिए इतना ही। हर वक्त बर वक्त पैच वर्क के ज़रिए से एक कोर्स की एडिशन, एक की डिलीशन, एक कोर्स के कंटेंट में इजाफा, एक में कमी, हम इनके ज़रिए से चेंज करना चाहते हैं। ये फिलोसॉफिकल चेंज है जी, और ये फिलोसॉफिकल चेंज एक चीज़ में नहीं आनी, पूरे उस पैराडाइम में आनी है जी। तो इस पे कोई भी ऐसा कोई सब्सटेंशियल तरीके से तो हम आगे नहीं मूव किए, करेंगे ज़रूर, लेकिन हमेशा वही देर कर देता हूँ। हाँ, देर होनी नहीं चाहिए कि चले को अगर साइड पर रखेंगे हम देर कर देते हैं, बट जो ग्लोबली चीज़ें चेंज हुई और जो ग्लोबल लेवल पर हमें एक फ़र्क नज़र आया, सो डू यू थिंक कि वाकई एक बिल्डिंग की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी, एक डिग्री की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी, डिग्री का जो ड्यूरेशन है उसकी इम्पोर्टेंस पे बात नहीं होगी, ट्रेडिशनल मोड ऑफ एजुकेशन पे बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ स्किल पे बात होगी कि अच्छा उसका स्किल सेट क्या है, व्हाट ही और शी कैन डू दैट सेट? मेरा ख्याल है जी ऐसे नहीं होगा। जब भी कोई चेंज आती है ना तो हम बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं और हम ओवर एस्टिमेट करते हैं कि इसके ज़रिए से सब बदल जाना है, और ग्रेजुअली आप देखते हैं कि वो अपने साइज़ पे आना शुरू, जैसे आज इस साल की जो डिबेट हम भी जिक्र कर रहे हैं कि ह्यूमन विल बी प्लेस्ड वेयर, तो ये मेरे ख्याल में ऐसे नहीं होगा कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, रोल्स चेंज हो जाते हैं और उस रोल के साथ एडजस्ट करने के लिए आपकी प्रेपरेशन होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कभी भी टीचर रिप्लेसेबल हो जाएगा या यूनिवर्सिटी का ये जो स्ट्रक्चर है ये रिप्लेसेबल हो जाएगा, स्कूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लाउड में एग्जिस्ट किया करेंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसमें जो असेसमेंट है उसका जो मेथड है वो कितना तब्दील होना चाहिए या कितना तब्दील हो रहा है? चूँकि अब हम देखते हैं कि जब पढ़ाने का अंदाज बदल रहा है और जब एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन की बात है, आज कोई सवाल किसी के सामने आया तो चैट GPT से सारा कुछ उसने लिख लिया, उसके पास सारा कुछ आ गया। सो टीचर को कैसे एसेस करना है उस बच्चे को कि अच्छा कहाँ पे खड़ा हुआ है बच्चा इस वक्त? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, असेसमेंट। मसलन देखिए जैसे आपने कहा ना इन्फॉर्मेशन की एक्सेस बहुत ज़्यादा, मैं असेसमेंट जब भी कहता हूँ तो लोगों के जहन में शायद आता है कि एक एग्ज़ाम होगा। मैं स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स देता हूँ, असाइनमेंट्स देता हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि वो लर्न कर रहे हैं। अब वो छोटे से छोटे बच्चे हैं जी, ग्रेड 3-4 के, वो घर बैठते हैं अपने लैपटॉप पे एंटर करते हैं, चीज़ें मिल जाती हैं बहुत अच्छी अच्छी, और वो लिख के आपको दे देते हैं, एट टाइम्स बगैर उनको रीड किए हुए दे देते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अब लोअर लेवल के टास्क थे ना जिनमें लोगों को नॉलेज देना, अंडरस्टैंडिंग वगैरह डेवलप करना, ये इनकी इसके लिए अब असेस करने की ज़रूरत शायद नहीं रह गई। ये प्री रेक्विजिट्स हैं लर्निंग के अगले दौर के, इनकी लर्निंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनकी इम्पॉर्टेंस इसलिए है कि उसके बगैर हायर लेवल लर्निंग हो नहीं सकती। बस जिनकी बात हम बहुत करते हैं जी, क्रिटिकल थिंकिंग है, ठीक है, कोलैबोरेशन है, इसी तरह क्रिएटिविटी एंड सो ऑन, जिन चीज़ों को चाहते हैं कि ये स्किल्स डेवलप हो जाएं, उनकी मेजरमेंट हम करते ही नहीं है अभी। हमारा असेसमेंट का निज़ाम जो है वो अभी उससे बहुत पीछे है। अभी तो हम लोगों की मेमोरी चेक करते हैं जी, उनकी एबिलिटी टू राइट लेंथी थिंग चेक करते हैं। सो अगर मैं अपने असेसमेंट को ट्रांसफॉर्म नहीं करूँगा ना, और असेसमेंट का जी मेरे नज़दीक बुनियादी असूल जो है वो मेक श्योर कि नोबॉडी फेल्स। असेसमेंट इज नॉट असेसमेंट इज नॉट मेंट टू फेल पीपल। मैंने किसी को फेल करना है तो उसको असेस करने की क्या ज़रूरत है? असेस तो मैं ये इंश्योर करने के लिए करता हूँ कि ये लर्न कर चुका है जो मैंने कराना था, और अगर ये नहीं कर चुका तो इट्स अ फेलियर ऑन माय पार्ट। सो मुझे चाहिए कि मैं ऐसी एक्सरसाइजेज तरतीब दूँ या ऐसी सपोर्ट सिस्टम दूँ कि हर बच्चा जो मेरे पास पढ़ने आता है
वो सब कुछ सीख के निकले जो सीखने आया सर था। ये इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि इससे मैं सिर्फ एक जुमला मेरे माइंड में आ रहा है कि बच्चा तो फेल नहीं हो रहा, उस्ताद फेल हो रहा है। उस्ताद फेल होता है, बिल्कुल सिस्टम फेल होता है। जैसे पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है, हम थोड़े उसमें तो पेरेंट्स फेल होते की हैं। बात करें तो पेरेंट्स को बुला लिया जाता है एंड देन टीचर्स कह रहे थे आपका बच्चा नालायक है, क्यों है, मतलब उस कैटेगरी में पेरेंट्स को खड़ा किया जाता है जहाँ पर पेरेंट्स को क्वेश्चन करना चाहिए वहाँ पे टीचर से कि हमारा बच्चा तो आपके पास होता है, बच्चा क्यों फेल हुआ। हम सब जिम्मेदार है ना जी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि इसको सिखाएंगे। अच्छा, अब असेसमेंट सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करे इसको जी। अब इसका मतलब है कि वन टाइम एग्जाम एट द एंड ऑफ अ ईयर और अ सेमेस्टर इज़ नॉट गुड इनफ, कि आप पूरा सेमेस्टर पढ़ाएं, देखें ना कि क्या होता है, और आखिरी दिन उसे बिठाएं 2-3 घंटे के एग्ज़ाम में फ़ैसला कर दें कि इसका फ्यूचर क्या होगा। दिस इज़ नॉट राइट वे टू डू इट। आपको इसको डिवाइड करना चाहिए क्रॉस द एकेडमिक ईयर, और हर कंपोनेंट की वैल्यू जो है उसके जो फाइनल रिजल्ट में कंट्रीब्यूट करे, ठीक है। सो अ फेलियर आर अनसक्सेसफुल एट वन स्टेज इन वन एक्टिविटी डज नॉट मीन अ फेलियर इन होल कोर्स। तो आप उसको मल्टीपल तरीक़ों से करिए। अब टेक्नोलॉजी ने आपके लिए ये प्रोविज़न आसान कर दी है। टेक्नोलॉजी में आप के पास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्ज़ाम जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और ज़्यादा डूएबल हो गई है। आपकी जगह कुछ काम वो कर लेते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल इस सेंस में करिए कि आप असेसमेंट को इतने कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करिए कि किसी एक कंपोनेंट में फेलियर का मतलब कोर्स की फेलियर ना हो, और किसी एक कंपोनेंट में सक्सेस का मतलब सक्सेस ना हो। हर हिस्से में और मुख्तलिफ सेट ऑफ स्किल्स में आपको रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना पड़े। सो मेरे नज़दीक असेसमेंट का बुनियादी असूल जो अगले दौर में चलने वाला है कि हम लोअर ऑर्डर लर्निंग्स को मेजर करें भी तो हम उनकी कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स फाइनल रिजल्ट नहीं डालेंगे। वो प्री रेक्विजिट्स हैं, नोइंग प्री रेक्विजिट है। हाँ, जिन चीज़ों की वैल्यू है वो क्रिटिकल थिंकिंग है, आप उसको असेस करिए। जिन चीज़ों की आगे वैल्यू है वो एबिलिटी टू कम्युनिकेट है, आप उसको चेक करिए। आप कहते हैं जो 4 C's हम जिनका नाम लेते हैं जनरली स्पीकिंग ना, तो क्रिटिकल होना। सो आप एग्ज़ाम उनका लीजिए। दूसरा, अब वो दौर नहीं है जी कि आप किसी से बैठें और 15 सफ़े का जवाब लिखवा लें। यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड जी। जो बात आपको पूछनी है वो उतनी ही पूछिए, और चंद लाइनों से कि जवाब से आपको समझ आनी चाहिए कि ये स्किल हो गई या नहीं। उस दिन एक वीडियो देख रही थी तो एक टीचर ने ही ना वो अपलोड की हुई थी, और वो पूरा दिखाया कि देखें इस बच्चे ने कितना क्लैरिटी के साथ पेपर किया और कितना लेंथी इसने जवाब दिया। मतलब वो उसको इतना ग्लोरीफाई कर रहे थे। फिर नीचे जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो लोग उसको डिस्करेज कर रहे थे, जिससे मुझे ये समझ आई कि कम से कम ये जो डिस्कशंस हम लोग करते हैं और जो एक दिन मनाया जा रहा होता है, इसका इम्पैक्ट होता है कि आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोगों की थिंकिंग तो कम से कम चेंज कर रहे होते हैं। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक्सेप्टेंस का भी अभी मसला है, क्योंकि AI के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें अभी, तो शायद हम कम्प्लीटली उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे। हमें लगता है कि जो चीज़ AI से उसकी हेल्प ली जा रही है वो चीटिंग के, वो प्लेजरिज्म के ज़ुमरे में आ जाती है। तो क्या हम ये जज नहीं कर सकते अभी भी कि हमारी आसानी के लिए AI है, और अगर कोई चीज़ लिखनी है, कमांड तो आपने दी, चीज़ें तो वही, एक एप्लीकेशन फिल करनी है तो पर्सनल स्टेटमेंट तो मैंने अपनी कहानी बताई ना, तो मैंने कमांड दी, उसकी अच्छी ग्रामर लिख के अगर उसने सेंड कर दिया तो उसके बाद वो फ़ौरन सॉफ्टवेयर में चेक किया जाता है और आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे ही वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। आप क्या इस पे टेक है? बिकॉज आजकल हम इस पे बड़ी डिस्कशन कर रहे होते हैं आपस में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जी। हम सब इसको बुरा कहते हैं और हम सब इसको यूज़ करते हैं। असातिज़ा भी और स्टूडेंट भी दोनों यूज़ करते हैं जी। एक सर्वे अभी कोई जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, जहाँ पे ज़्यादा फ्लुएंस है रिसोर्सेज की, तो वहाँ पे उन्होंने एक अभी रिसेंटली स्टडी में बताया कि जी 2/3 स्टूडेंट्स जो है ना वो अपने टास्क, एकेडमिक टास्क AI से पूरे करवाते हैं। और टीचर्स की परसेंटेज या उन्होंने रेशो तो नहीं बताई, लेकिन वो ये कहा कि एक लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स जो हैं वो भी अपने सारे काम AI के थ्रू ही करते हैं। क्वेश्चन पेपर बना। सो इससे ये तो कम से कम मुझे समझ आती है कि ये हेल्पफुल है, बुरा टूल नहीं है। लेकिन खुद इस्तेमाल करो ठीक है, दूसरे को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम ये बिल्कुल इस AI के साथ नहीं है जी। जब कैलकुलेटर आया तो मेरे उस्ताद जो थे मुझे कैलकुलेटर यूज़ नहीं करने देते थे, क्लास में, एग्जाम में, किसी भी जगह, कि इससे तुम्हारी मैथमेटिक्स की जो बेसिक स्किल्स है ना वो ख़राब हो जाएंगी।
तो रोक तो नहीं पाए जी, तो 5-4 साल बाद अब सारे यूज करते हैं सॉरी इसको। हर फोन Allowed में है। है, आपको 5+5 भी अब करना हो तो आप कहते हैं दिमाग में लगाए 5+5 बच्चे भी कहते हैं मैं क्यों सीखूं, व्हेन आई हैव द सिस्टम मैं उससे कर लूंगा, ऐसे कर मतलब लूंगा। मैं अपने यही एनर्जी और टाइम किसी और जगह लगा लेता हूँ। तो इसलिए ये कहना कि ये बुरा है या इसको रोक नहीं, आपको कौन कौन सी स्किल्स इसके ज़रिए से नहीं हो पाएंगी या गलत होती हैं वो आइडेंटिफाई करिए, अपने रूल्स अकॉर्डिंगली अमेंड करिए। मसलन जिसको आप प्लेजरिज्म कहते थे आप उसको रीडिफाइन करिए। प्लेजरिज्म किस चीज़ का नाम है? मेरे नज़दीक अगर आप रिसर्च में ले लीजिए, अगर कोई शख्स जिससे मैं कहता हूँ यार लिटरेचर का रिव्यू करो ज़रा, और वो किसी टूल से करवा लेता है और वो ठीक है, तो क्या ज़रूरत है कि वो मेहनत खुद बैठ के 10 घंटे लगाए, वो थोड़ा टाइम कहीं और प्रोडक्टिव कुछ और काम कर ले। उसको अब जो स्किल चाहिए ना वो ये है कि जो मशीन जो कुछ बताती है ये ट्रस्टेबल नहीं होता। एट टाइम्स ये कुक करती है, एट टाइम्स ये आपको कॉन्टेक्स्ट के बगैर चीज़ ड्रॉ कर देती है, एट टाइम्स ये जो है वो जो बयान कर रही होती है चीज़ वो करेक्ट फैक्चुअली करेक्ट नहीं होती। द रीज़न इज़ कि उसके पास अपना कोई जहन नहीं है, हैज़ टू फैच इट फ्रॉम द डेटाबेस व्हिच यू हैव गिवन टू इट। उस डेटाबेस में जिसने अपना नैरेटिव ज़्यादा तफसील से डाल दिया, जवाब में उसका नैरेटिव ज़्यादा तफसील में आ जाएगा। मसलन आप अपना आज सर्च करिए जी कश्मीर इशू पे, फ़लस्तीन पे, आपको अपना पर्सपेक्टिव नहीं मिलेगा, आपको दूसरे मुल्कों क्योंकि का दूसरे मुल्कों ने पर्सपेक्टिव ज़्यादा उसमें ऐड किया हुआ है। दैट्स राइट, आप अपना काम करेंगे तो पर्सपेक्टिव आपका हाईलाइट हो जाएगा। तो अब क्या सिखाना है जी स्टूडेंट्स को? लिटरेचर व्यू वहाँ से ना करें, या ये कि यार ज़्यादा करें और अपना पर्सपेक्टिव डेटाबेस में डालें, पहुंचाएं, डेटाबेस में कंट्रीब्यूट करें, ताकि जिस वक्त आए तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी वहाँ से फैच होके आपके सामने आता। वो वाले रिसोर्सेज जो आप उस पर खर्च करते थे, आप उसकी जगह पे एनालिसिस पे, फाइंडिंग्स पे, उन पे फोकस कर लीजिए, डिज़ाइन पे फोकस कर लीजिए, और जो कंपोनेंट्स हैं रिसर्च के जो अभी मशीन से नहीं होने कभी भी, आप उन पे फोकस कर लीजिए और उस पर अपनी स्किल डेवलप करिए। सर एक पैगाम छोटा सा अगर आपकी तरफ से आज हमारे देखने वालों को, स्पेशली स्टूडेंट्स को, वो क्या होगा आज के दिन की मुनासबत से? ओवरवेल्म ना हो जी। AI इज़ अ वेरी गुड टूल, इसको अवॉइड नहीं करना, इसके ज़रिए से सीखना है। इट कैन नेवर रिप्लेस यू, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, कि कभी भी कोई चीज़ अपने क्रिएटर को रिप्लेस नहीं कर पाती, उससे ज़्यादा ज़हीन तो वो असिस्टेंट है, स्मार्ट असिस्टेंट है। आपका एक नया असिस्टेंट है जो आपके लोअर ऑर्डर लर्निंग वाले काम बहुत सारे आपके लिए परफॉर्म कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और आप उसे बल्कि जैसे अपने असिस्टेंट को ट्रेन करेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। यूज इट वाइजली, दैट्स वेरी राइट जी, यूज इट वाइजली। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे आज के दिन की मुनासबत से स्पेसिफिकली, चूंकि हम एजुकेशन डे की मुनासबत से आज बात कर रहे थे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, दोबारा मुलाकात करेंगे मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।